हेलो हेलो, वेलकम बैक फ्यूचर सीएस टू द चैनल। अगर आप हमारी लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको इतना पता चल गया है कि चैप्टर 1, 2, 3 खत्म हो चुके हैं। अब हम चैप्टर 4 पे आ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन। हम मार्केट प्राइसेस के बारे में, मार्केट के बारे में जानेंगे, कैसे प्राइस सेट होता, आउटपुट के हिसाब इक्विलिब्रियम कैसे बनाते हैं, वो लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों का। फ्री लेक्चर सीरीज आपको मिल रही है देखने के लिए। फ्री लेक्चर सीरीज का क्या फ़ायदा है? आराम से आप एक दिन बैठो, सारी वीडियोस देखो, अपने मॉड्यूल में सारे एमसीक्यूज मार्क करो। बाद में एमसीक्यू सीरीज लेके आऊँगा मैं जल्दी से जल्दी। आपकी मेरे को कोशिश ये है 30 अगस्त से पहले आपकी सारी प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स सारी मेरे सिर पे छोड़ दो। मेरी गारंटी ये है 80 प्लस 85 प्लस मार्क्स आपके आएंगे ईजिली। बस आपको ध्यान से सारे वर्ड समझने, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सारे मार्क करके दे रहा हूँ। बिलीव मी 50% आपका यहीं पर कवर हो जाएगा। बाकी मॉड्यूल में आपको सारे खुद एमसीक्यू करने हैं। थोड़ा एफर्ट आपकी तरफ से मेरे को भी चाहिए। और अब सबसे पहले वीडियो को लाइक करो सबसे पहले, तो इसके साथ मैं लेक्चर को करूँगा स्टार्ट। अब देखो, आज हमने पढ़ना है, आज हम पढ़ेंगे इस चीज़ को कि मार्केट्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ मार्केट्स क्या है हमारी। ठीक है, उससे पहले हमको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है कि अब देखो मार्केट का मतलब क्या है। व्हाट इज़ अ मार्केट? फॉर अ लेमैन, मार्केट वो जगह है जहाँ पर बायर और सेलर हम लोग जाके सामान खरीद लेते हैं। ठीक है, प्राइस के ऊपर सामान खरीद लेते हैं। ठीक है, एक सेटअप, फिजिकल सेटअप मानते हैं। जैसे कि मेरे घर के पास कोई 4-5 दुकानें हैं, मैं वहाँ पर जाके लूँगा तो उसको मैं मार्केट बोल लूँगा। क्या ये मार्केट की प्रॉपर डेफिनेशन मानी जाएगी? नहीं। मार्केट की प्रॉपर डेफिनेशन ये नहीं है कि हाँ भाई आप गए, आप बायर और सेलर मिले उन्होंने। मार्केट की प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि इट कैन बी ए सेटअप, फॉर्मल भी हो सकता है। आजकल तो देखो, आजकल आप जाओ ऑनलाइन, अमेजोन पे जाओ, अमेजोन पे खरीद लो, क्या वो मार्केट नहीं है? वो भी मार्केट है, क्योंकि वहां पर भी बायर एंड सेलर दोनों मिलके बैठ के सारे डिसाइड कर रहे हैं। तो मार्केट का मतलब यह है, इट इज अ टाइप ऑफ अ फिजिकल सेटअप, वेदर इट कैन बी अ टाइप ऑफ फॉर्मल सेटअप विच कैन बी वर्चुअल एज वेल एज इट हैज अ फिजिकल टेंजिबल एग्जिस्टेंस। वहां पर आप बैठो आराम से, आप उधर सामान खरीदो, वहां पर प्राइसेस सारे डिसाइड होते हैं, आपको सारे गुड्स वहां मिलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, वो एक मार्केट है। अब कुछ किस्म के गुड्स होते हैं, जैसे एक होता है फ्री गुड। अब डेफिनेशन इसकी जानना जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकता है कि फ्री गुड क्या है। फ्री गुड वो हो गया जो अबंडेंट है मार्केट के अंदर, अबंडेंटली आपको मिल रहे हैं, इसको कोई पैसे चार्ज नहीं हो रहे, इट हैज जीरो प्राइस। जीरो प्राइस मतलब कोई पैसे नहीं ले रहा इस चीज़ के। जैसे कि अब हवा के थोड़ी पैसे मांग रहा कोई आपसे, लाइट के, सनलाइट के थोड़ी, धूप के पैसे नहीं मांग रहा कोई आपसे, ऑक्सीजन के पैसे कोई नहीं मांग रहा आपसे। ठीक है ना? तो फ्री गुड वो है जिसका अबंडेंस है और हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसी जगह कुछ गुड्स आते हैं मार्केट के अंदर जिसको हम लोग फ्री गुड्स नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक गुड। इकोनॉमिक गुड कौन सा गुड है? देखो, फ्री गुड और इकोनॉमिक गुड में फर्क क्या है? इकोनॉमिक गुड वो है जो हम मार्केट में एक्सचेंज करके, उसकी कोई प्राइस वैल्यू होती है, उसको हम खरीदते हैं और उसको बेचते हैं, और उसके अंदर एक यूटिलिटी होती है, तो हमारी वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है। जैसे जूस है, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, इट इज़ एन इकोनॉमिक गुड। अब ये जो है, दीज आर स्कार्स इन नेचर, ये स्कार्स हैं, ये अबंडेंटली नहीं मिल रहे। इसके क्या है, हमको स्कारसिटी है, तभी इकोनॉमिक्स बनी है, इसी वजह से इकोनॉमिक गुड्स की बात की जाती है। ठीक है, अब इन्हीं गुड्स के ऊपर ना कुछ वैल्यूज हमारी हैं। कुछ हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई इसके अंदर एक ना यूटिलिटी वैल्यू, यूटिलिटी वैल्यू मतलब कि ये वांट सेटिस्फाइंग पावर है, एक हर एक गुड के अंदर, हर एक सर्विस में एक वांट सेटिस्फाइंग पावर है। जूस पीने से हमारी प्यास बुझती है, ठीक है, वांट सेटिस्फाइंग पावर है, यूटिलिटी है। इसी तरह वैल्यू ऑफ एक्सचेंज भी होता है, मतलब कि कंट्रोल है, कमांड है हमारा गुड्स के ऊपर, हम उनको बेच पा रहे हैं, उनको खरीद पा रहे हैं, तो देयर इज अ कमांड ओवर द गुड्स। ठीक है ना? अब कमांड ओवर द गुड्स का मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई मैंने उसको रोक के अपने लिए सप्लाई रोक ली है, कि मैं भाई कर सकता हूं मैं, लेकिन वैसी बात नहीं है। लेकिन एक किस्म से बात जब आती है हमारी इकोनॉमिक गुड के ऊपर, उसकी जो वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है, हम एक गुड, जैसे कि राइस एंड व्हीट एग्जाम्पल लो। ठीक है, अब इसकी वैल्यू ऑफ एक्सचेंज क्या है? मतलब कि अब देखो, अगर मेरे को राइस ज़्यादा खाना है ना, तो ऑब्वियसली मुझे वीट की कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी। अगर मुझे वीट ज़्यादा चाहिए तो मुझे राइस की कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी। आटा चावल, आटा ज़्यादा चाहिए चावल कम कर लूँगा, चावल ज़्यादा चाहिए आटा कम कर लूँगा। एक होती है सेंटिमेंटल वैल्यू, जो हम लोग ना एक दिमागी तौर पे, कि हम इमोशनल होके हम लोग बोलते हैं नहीं यार इस चीज़ की वैल्यू बड़ी है, मेरे दादाजी की घड़ी है, ये मेरे फादर की घड़ी है। ठीक है, उसकी एक सेंटीमेंट, अनलिमिटेड वैल्यू उसकी गिन लेते हैं हम लोग, मतलब इट इज़ जस्ट कि हाँ भाई एक सेंटीमेंट जुड़ा उसके साथ। तो उसी हिसाब से हमको ये पढ़ना है कि होता क्या है। अब मार्केट की डेफिनेशन बताया, मार्केट में कुछ चीज़ें भी होती हैं। अब देखो हम आ जाते हैं इस पर। मैंने आपको जैसे बताया फ्री गुड्स कौन से गुड्स हैं, देयर आर नो पेमेंट फॉर देम, एयर, सनलाइट, अबंडेंट इन सप्लाई है, डज नॉट हैव स्कारसिटी। ठीक है, उस इकोनॉमिक गुड कौन से होते हैं? स्कार्स इन रिलेशन टू डिमांड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अनलाइक फ्री गुड्स दे आर एक्सचेंजेबल इन मार्केट।
ऑब्वियसली। प्राइस, प्राइस का मतलब क्या, मॉनेटरी वैल्यू। हर एक चीज़ का एक प्राइस है। 10 रुपये MRP लिखा होता है उस पर, ये 10 रुपये का है, ये 20 रुपये का है, ये 50 रुपये का है। वैसे ही प्राइस होता है कि हम किस वैल्यू के ऊपर हम उसको खरीद सकते हैं कमोडिटी या सर्विस को। उसके बाद मैं बता रहा हूँ 3 वैल्यूज़ हैं, ये 3, ठीक है ना। वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब कि मेजर्ड बाय समवन हु इज़ विलिंग टू गिव अप, जैसे आटा चावल, कि मैं आटे को गिव अप कर रहा हूँ ताकि मुझे चावल मिले ज़्यादा। वैल्यू इन यूज़, यूजफुलनेस या यूटिलिटी की बात करते हैं, वांट सेटिस्फाइंग पावर की बात करते हैं। सेंटिमेंटल वैल्यू कि हाँ भाई एक एग्जैजरेटेड जजमेंट है, ये वर्थ ऑफ कमोडिटी, मेरे दादाजी की घड़ी इसकी करोड़ों की वैल्यू है, इसकी अनगिनत वैल्यू है, इन्फिनाइट वैल्यू है इस चीज़ की, वो चीज़। मार्केट क्या जगह है, मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स गेट टू एक्सचेंज गुड्स एंड प्राइस, ठीक है, एट अ प्राइस। इट इज कलेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स विद अ पोटेंशियल टू ट्रेड। अब ये तो लेमैन है, बट मैंने आपको बताया मार्केट क्या, इट इज़ अ फॉर्मल सेटअप। अगर प्रोफेशनल डेफिनेशन देखें, फॉर्मल सेटअप है विच कैन बी ऑनलाइन और एज ऑफलाइन। अब आप कहीं पर भी जाओ वहां पर आपकी वैल्यू को, अब लेकिन अब ये इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइस को, तो इसके लिए इसके कुछ एलिमेंट्स हैं मार्केट के, इंपॉर्टेंट एलिमेंट। सबसे पहले एक रीजन मिस हो गया यहाँ पर, रीजन भी एक एलिमेंट है कि एक पर्टिकुलर रीजन की मार्केट हो सकती है, नेशनल हो सकती है, अब हम टाइप्स में पढ़ेंगे वो। बायर्स और सेलर्स होने चाहिए, प्रोडक्ट और सर्विस होनी चाहिए उसके अंदर, बार्गेनिंग पावर, बार्गेनिंग फॉर अ प्राइस। अब जैसे हम करते हैं ना कि हाँ भाई ये आलू प्याज लेने जाओ 20 रुपये किलो है, भाई मैं 5 किलो ले रहा हूँ तो मुझे 18 रुपये के हिसाब से लगा ले, बार्गेनिंग भी है प्राइस की थोड़ी हो रही। अब नॉलेज अबाउट मार्केट नेगोशिएशन, एज अ बायर एज अ सेलर मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अपने मार्केट सिस्टम के बारे में कि हाँ भाई ये प्राइस है, ये इसके सब्सटीट्यूट्स हैं, ये इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है, ये एक किस्म से इसका प्राइस फ्यूचर में गिरेगा, इसका प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा, वो चीज़ भी है। अब एक चीज़ है वन प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट, एक टाइम पे एक प्रोडक्ट की एक ही प्राइस हो सकता है, ये नहीं है एक ही प्रोडक्ट का 3 या 4 प्राइस दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक जगह पे मैं बोल रहा हूँ जूस जो है, जूस एक जगह पे 10 का मिल रहा है, एक जगह वही जूस 12 का, एक जगह वही जूस 15 का, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उस मार्केट के अंदर एक जो प्रोडक्ट बिक रहा है उसका प्राइस एक ही होना चाहिए। तो ये है सारे। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, ये पूछ लेगा आपको पेपर के अंदर कि एलिमेंट्स ऑफ मार्केट के अंदर दे देगा आपको ऑप्शन, बताओ कौन सा नहीं है या कौन सा है, तो आपको हेडिंग्स याद करना जरूरी है, ठीक है। अब आगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट के ऊपर। अब मार्केट से डिवाइड कैसे की जाती है, मार्केट को कुछ तरीके हैं डिवाइड करने के लिए मार्केट को, कि हम लोग मार्केट को कैसे डिवाइड करें। देखो बेसिक क्लासिफिकेशन की बात की जाए ना कि हाँ भाई जो नॉर्मली हम बात करते हैं, हम बोलते हैं एक प्रोडक्ट मार्केट होती है, एक फैक्टर मार्केट होती है। प्रोडक्ट मार्केट कौन सी होगी, जो कंज्यूमर्स के लिए सामान बनाते हैं, ठीक है ना, दे एलोकेट गुड्स टू द कंज्यूमर्स, मेनली कंज्यूमर्स के लिए। जैसे कि जूस वाली कंपनी हमारे लिए जूस बना रही है, ठीक है, जूस वाला हो गया, कोल्ड ड्रिंक वाला हो गया, जूस हमारे लिए बना, तो फाइनल कंज्यूमर के लिए। उसी एक होती है फैक्टर मार्केट, जो चीज़ें ये लोग फैक्ट्रीज के अंदर देते हैं, जैसे कि लेबर फैक्ट्री में जाता है, रॉ मटेरियल फैक्ट्री में जाता है जिससे जूस बन के जाता है, मतलब कि ये सब होते हैं फैक्टर मार्केट्स, जहाँ पर हमको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिलती है, एक इंडस्ट्री को या एक फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जहाँ से वो एलोकेट करता है, उसके बाद उसी को यूज़ करके वो हमारे लिए, उसी रॉ मटेरियल से वो हमारे लिए एक फिनिश गुड बनाता है फॉर अ कंज्यूमर कंजप्शन, तो वो है फैक्टर मार्केट। तो फैक्टर मार्केट्स के अंदर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिलते हैं उनका हर एक का एक फैक्टर प्राइस होता है। तो ऑब्वियसली बात है, प्राइसेस ऑफ फैक्टर मार्केट्स आर नोन एज फैक्टर प्राइसेस, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर आगे इसकी जनरल बेसिस पर क्लासिफिकेशन। अब मतलब मार्केट को कैसे बांटते हैं, मार्केट को बांटने के तरीके हैं। सबसे पहले जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, जोग्राफिकली हम कैसे बांट सकते हैं मार्केट को। एक होती है लोकल लेवल में मार्केट, जैसे अब देखो मैं बात करता हूँ आपसे, ये है दिल्ली, एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बैठा हूँ समझ लो दिल्ली में, ठीक है, ये आ गया मेरा, आप समझ लो दिल्ली के आसपास एरिया, मेरे यूपी से टच हो रहा है, इसको हरियाणा टच हो रहा है। फिर आ गया मैं, ये आ गया इंडिया मेरा, ऐसे डिवाइड कर दे। ये आ गया मेरी पूरी दुनिया, ठीक है, ये आ गया मेरा इंडिया, ये आ गया मेरा वर्ल्ड, ठीक है, ये आ गया मेरी वर्ल्ड जिसके अंदर इंडिया भी है। जो सिर्फ दिल्ली की मार्केट है, जैसे कि पर्टिकुलर लोकेलिटी की मार्केट, जैसे दिल्ली के अंदर मैं बोलता हूँ आपको लक्ष्मी नगर की एक मार्केट है, ठीक है, इसके बाद करोल बाग में एक मार्केट है, तो रीजनल मार्केट है, मतलब उससे एक स्मॉल एरिया कवर किया हुआ उसने। उसी जगह में इसके ये है लोकल मार्केट है, आई एम सो सॉरी, ये लोकल मार्केट है, होता है कभी कभी, ठीक है ना। अब लोकल मार्केट क्या हो गया, जैसे कि लक्ष्मी नगर दिल्ली में एक मार्केट बनी हुई है, करोल बाग में एक मार्केट बनी हुई है, ये सब है मेरी लोकल मार्केट्स, सिंपल सी बात है। इसी जगह मैं बात करता हूँ रीजनल मार्केट। अब रीजनल मार्केट कौन सी है, जो एडजेस्टेंट एरियाज को भी, जैसे दिल्ली के साथ गुड़गांव लगता है दिल्ली के साथ यूपी बॉर्डर लगता है, नोएडा का बॉर्डर लगता है थोड़ा सा, तो ये सब है इसके एडजेस्टेंट। तो ये है हमारी रीजनल मार्केट्स, मतलब कि जैसे मैं बात कर सकता हूँ आपको नॉर्थ रीजन की मार्केट्स है, कि नॉर्थ में जब मतलब JNK आता है, नॉर्थ के अंदर JNK आ गया, दिल्ली आ गया,
नॉर्थ में हरियाणा आ गया, ये सब नॉर्थ की मार्केट्स है। उसी जगह मैं बात करूं नेशनल लेवल में मार्केट, नेशनल लेवल का मतलब हो गया कि इंडिया की टोटल मार्केट, कि मैं एक पूरी कंट्री की क्या मार्केट है। जैसे कि अब देखो एग्जांपल क्या दे सकता हूं मैं, जैसे कि हिंदी बुक्स है, वो इंडिया में उसकी ज़्यादा डिमांड ज़्यादा है या फिर यूके में उसकी डिमांड ज़्यादा है, यूएस में। तो इंडिया की जो है इंडिया में हिंदी बुक्स की डिमांड है वो नेशनल मार्केट के अंदर ज़्यादा है। तो नेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट कौन सी होगी, जो पूरे वर्ल्ड को कवर कर रही है। जैसे कि अब मेरे यहाँ पे दुबई की मार्केट आ जाएगी, वहाँ पर गोल्ड मुझे सस्ता मिलता है, सिल्वर सस्ता मिलता है। तो इस हिसाब से जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से 4 मार्केट बनती है। कौन सी, लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। ऐसे याद करना है हम लोगों ने, ठीक है। और फिर आगे हम लोग टाइम के हिसाब से, पहला एमसीक्यू यही आ गया कि टाइम को क्लासिफिकेशन किसने दी थी, वो दी थी एल्फ्रेड मार्शल जी ने। हमारे मार्शल जी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे, तो एल्फ्रेड मार्शल जी ने टाइम के हिसाब से दी क्लासिफिकेशन। इन्होंने बोला कि भाई 4 किस्म की मार्केट है, एक है वेरी शॉर्ट पीरियड की, एक है शॉर्ट पीरियड की, ठीक है, एक है लॉन्ग पीरियड की और एक है वेरी लॉन्ग पीरियड की। अच्छा सर समझाओ कैसे। देखो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट कौन सी होती है, जैसे सुबह सब्जी मंडी लगती है, आज लगी, खत्म हुई, अगले दिन वापस लगेगी, फिर खत्म होगी, फिर अगले दिन वापस लगी। मतलब कि वेरी शॉर्ट पीरियड, मतलब कि समझ लो 2-3 घंटे के लिए मार्केट लगी, 4-5 घंटे के लिए ऑक्शन होता है, 3-4 घंटे में खत्म हो जाता है, फिर पता नहीं कब होगा। वैसे सब्जी मंडी है, 3-4 घंटे के लिए लगी, खत्म हो गई। तो ये चीज़ किसके लिए लगी है, ये लगी है हमारी पेरिशेबल गुड्स के लिए। जो हमारी ये वाली मार्केट है वेरी शॉर्ट टर्म, वो लगी है पेरिशेबल गुड्स के लिए। पहली चीज़ ये होगी कि ये पेरिशेबल गुड्स के लिए लगेगी। दूसरी चीज़, इस मार्केट के अंदर है ना वो सप्लाई, अब समझ लो एक सब्जी वाला, उसकी सप्लाई फिक्स है। मतलब कि अगर वो 30 किलो टमाटर लाया ना, 30 किलो टमाटर लाया है वो, अब वो 30 किलो टमाटर ही बेच के जा सकता है। अब वो 31 किलो जकदम नहीं कर सकता, एक बोल दूं उसको कि भाई मुझे 35 किलो चाहिए, वो नहीं होगा उसके लिए। अब वो एट अ टाइम तो 35 किलो अपनी कर नहीं सकता, तो 35 किलो उसकी नहीं हो पाएगी टमाटर की, जो अचानक से सप्लाई है। तो इस हिसाब से अगर सप्लाई फिक्स है उसकी, तो वो इंक्रीज डिक्रीज तो कर नहीं सकता। कमोडिटीज पेरिशेबल होनी चाहिए, द सप्लाई ऑफ विच कैनॉट बी चेंज इन वेरी शॉर्ट पीरियड, कम अंडर दिस कैटेगरी। अगर सप्लाई फिक्स है तो प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन डिमांड। हाँ सर, अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। समझ लो 30 किलो टमाटर है, ठीक है, अब उसको पता है सप्लाई मेरी फिक्स है, मेरे पास 30 किलो से ज़्यादा नहीं कर सकता आज के लिए, 30 किलोज मेरी फिक्स हो गई है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब उसको दिखता है डिमांड में बहुत ज़्यादा चल रही है टमाटर की, तो अगर पहले वो 30 रुपये किलो बेच रहा है, अब वो 50 रुपये किलो बेचे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको देख रहा है डिमांड इतने, लोगों को नहीं फर्क पड़ा, लोगों को बस टमाटर चाहिए, 50 रुपये किलो के हिसाब से बेच सकता है। ये हो गई वेरी शॉर्ट। अब एक आती है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड के अंदर थोड़ा स्लाइड फर्क पता है क्या है, कि इसके अंदर ना सप्लाई इतनी फिक्स नहीं है, इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, थोड़ा सा इट्स मार्जिन हमको मिलता है कि हम थोड़ा सा इंक्रीज कर ले अपने सप्लाई को, ठीक है ना। इसके अंदर ये चीज़ रहती है कि थोड़ी सी बड़ी है, द सप्लाई ऑफ आउटपुट मे बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि समझ लो मैंने उसको बोला कि जाके ना 1 क्रेट टमाटर का और ले आ, तो वो मैं कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो सिंस सप्लाई कैन बी मॉडरेटली एडजस्टेड, अब ऑब्वियसली बात है पहले मैं 30 किलो था, मैं 20 किलो टमाटर कहीं से लेके आ गया, तो ऑब्वियसली बात है ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो चेंजेस इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन डिमांड आर लेस, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा प्राइस और डिमांड को। ऑब्वियसली बात है कि अगर मेरे पास दिख रहा है कि मैं और बढ़ा सकता हूँ, कि मैं 50 रुपये नहीं बेचूंगा, मैं 30 रुपये ही बेचता रहूँगा, कंटिन्यूसली मैं 30 रुपये के हिसाब से बेच रहा हूँ। फिर आ गया मेरा लॉन्ग पीरियड। अब लॉन्ग पीरियड पता है क्या, अब इसके अंदर हम लोग देखो वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड में यही फर्क था कि हम लोग वेरिएबल फैक्टर को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे थे, थोड़ा सा वेरी शॉर्ट पीरियड में नहीं कर पाए, शॉर्ट पीरियड में कर पाए, लॉन्ग पीरियड में हम और कर सकते हैं। तो वेरिएबल फैक्टर की जो यूजेज है वो ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली बात है सप्लाई मेरे पास, सप्लाई मेरी कभी फिक्स नहीं होगी, सप्लाई मैं करता रहूँगा कंटिन्यूसली, ठीक है। ऑल फैक्टर्स बिकम वेरिएबल एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटीज मे बी चेंज बाय ऑल्टरिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। Supply may be fully adjusted to changes in demand condition. The interaction between long run supply demand elements, अब इसकी वजह से हमारा लॉन्ग इक्विलिब्रियम प्राइस या नॉर्मल प्राइस निकालते हैं लॉन्ग रन पीरियड के हिसाब से। फिर आ गया वेरी लॉन्ग सेक्युलर पीरियड, मतलब कि अगर पॉपुलेशन मतलब 20 से 25 साल के अंदर हम देखेंगे पॉपुलेशन साइज, कैपिटल की चेंजेस क्या आई है, इंफ्रा कैसा चेंज हुआ है, यहाँ पर रॉ मटेरियल की क्या पोजीशन रही है इतने 20-25 सालों में, तो ये उसकी बात करता है। इंपॉर्टेंट अंदर वाला कंटेंट नहीं है, मैं वापस बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है बाहर वाला कंटेंट। आपको एमसीक्यू में ये पूछते हैं वो लोग, ये कौन सी टाइप ऑफ मार्केट में आता है, ये कैसे डिवाइड किया गया है इन चारों को, हम बोलेंगे टाइम के हिसाब से। उसके बाद आ गया हमारा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के हिसाब से। 2 किस्म से ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, या हम कैश पेमेंट दे देते हैं, या हम फ्यूचर पेमेंट्स की बात करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जिसको हम लोग कैश पेमेंट मतलब ऑन द स्पॉट या विद इन 1 to 2 डे हम कैश पे कर देंगे ना, वो होती है स्पॉट मार्केट, ठीक है, ये लिखी है मैंने, या कैश मार्केट, मतलब कि गुड्स आर एक्सचेंज फॉर मनी पेबल ईदर इमीडिएटली और विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मतलब कि 1 to 2 days।
एक दो दिन में पैसे दे दें। एक होती है हमारी फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट, मतलब कि ट्रांजैक्शन हो गई है, ट्रांजैक्शन अगर हमने सब कुछ फ्यूचर अभी डिसाइड कर लिया, लेकिन फ्यूचर में हम लोग पैसों का लेन देन करेंगे। मतलब कि मैंने एक फार्मर के पास गया, मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि 6 महीने के बाद मुझे ना ये 200 किलो टमाटर चाहिए। वो बोलेगा ठीक है मैं आपको इतने प्राइस पे दूंगा, फ्यूचर के अंदर वो बोलता है कि हाँ भाई मैं आपको दूंगा 40 रुपये किलो दूंगा, चाहे उस समय कोई भी रेट हो, मैं 40। आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, कल को अगर वो प्राइस 100 रुपया किलो भी पहुंच जाता है, कल को वो प्राइस अगर 10 रुपये किलो भी पहुंच जाता है, मैंने उसको फ्यूचर में जब पैसे देने मैं 40 रुपये किलो के हिसाब से ही दूंगा। तो वो है फ्यूचर मार्केट या फॉरवर्ड मार्केट की प्रॉमिस कर दिया पे टू डिलीवर गुड्स है फ्यूचर डेट पे, ठीक है। फिर आगे हमारा जी होलसेल या ये वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के हिसाब से। होलसेल मार्केट कौन सी होती है, जिसमें मैक्सिमम बिजनेस टू बिजनेस डील्स होती है, जैसे कि होलसेलर रिटेलर को दे रहा है, मैन्युफैक्चरर आगे होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, फिर बल्क ऑर्डर्स में काम कर रहा है, बड़े ऑर्डर्स में काम हो रहा है। इस जगह एक होती है रिटेल मार्केट जो हमारे कंज्यूमर के साथ, आप क्या मतलब कि अब आप मेरी बात सुनो, हमें बोलते हैं ना कि हाँ भाई मेरे को 100 रजिस्टर चाहिए, 200 रजिस्टर चाहिए, यार अपने लिए काम करना, उसमें मैंने 100 रजिस्टर लेने हैं, कॉपियाँ 100 कॉपी या रजिस्टर बोल दिए मैंने, कॉपी वाले, ठीक है। अब ऑफिस में 100 चाहिए ना, तो मैं एक होलसेलर पास जाऊंगा क्योंकि वो मेरे को प्राइस भी कम देगा और मैं सब बल्क ऑर्डर ले रहा हूँ। अगर मुझे एक रजिस्टर चाहिए, मैं इसके बाद अपने साथ वाली दुकान के पास चल जाऊंगा, मुझे पता कि हाँ भाई 15 रुपये की कॉपी है तो 15 रुपये की देगा वो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो होती होलसेल या रिटेलर वाली। फिर एक आ गया हमारे रेगुलेशन के हिसाब से या रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट कौन सी होगी, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज है, दैट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, ठीक है। अब ये जो चीज़ आ गई ना, ये इसके ऊपर कहते हैं ट्रांजेक्शन आर स्टैट्यूटरीली रेगुलेटेड, पुट एन एंड टू अनफेयर प्रैक्टिसेस के लिए, कि हाँ भाई जैसे ही शेयर वगैरह बेचने हैं या कुछ करना है तो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हाँ भाई अनरेगुलेटेड है काफ़ी ज़्यादा, हम लोग को लगना चाहिए अनफेयर प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। उस जगह एक होती है हमारी अनरेगुलेटेड मार्केट, मतलब कि ये फ्री मार्केट है, यहाँ पर कोई स्पेकुलेशन नहीं है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जैसे मुझे बात था, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आज आप इतना ही कपड़ा बना सकते हो, आपको गवर्नमेंट बोल देती है भाई आप डेनिम जीन्स है ना, जो डेनिम जीन 200 बनाओ, ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो ये अनरेगुलेटेड है, इस पर किसी का से नहीं है, आपकी मर्जी, आप 1000 जीने बनाओ, आप 10,000 जीने बनाओ, वो आपके ऊपर है, तो ये अनरेगुलेटेड है। फिर आ गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के बेस के ऊपर मेनली दो किस्म की मार्केट होती है। एक तो बेसिक हमारी है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन डिटेल में पढ़नी है हमने, इसको सारा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। इनपरफेक्टली के अंदर कौन कौन सी आती है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ठीक है। अब इसका मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ पहले ही कि हाँ भाई सर फ़र्क क्या है इन दिनों में। ये मैंने इधर देखो, जो परफेक्ट कंपटीशन है ना, ये देखो ये परफेक्ट कंपटीशन, इसमें नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसको हम लोग मिथ मानते हैं वैसे, कि ये बोलते हैं कि असली में होती नहीं है, लेकिन ना सब्जी मंडी को इसको मान लो। देखो टमाटर सारे ऐसे होते हैं, टमाटर 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 टमाटर, सेब की मार्केट है, सेब 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 सेब। अब देखो है तो ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, कितना सा भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये मिथ पता है क्यों है, क्योंकि देखो हो सकता है कोई सब्जी की सड़ी हुई है, किसी के पास सब्जी साफ हो बिल्कुल, किसी के पास बिल्कुल फ्रेशनेस वाली सब्जी हो, किसी के पास पुरानी सब्जी हो, उस हिसाब से हम इसको मिथ में गिन लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें नंबर ऑफ सेलर परफेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, बायर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं, बिल्कुल हु प्रोजेक्ट होते हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं बिल्कुल, और ये प्राइस टेकर होती है फर्म्स, ठीक है। क्योंकि प्राइस टेकर है तो इसका प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते ये लोग। ये इलास्टिसिटी ऑफ द फर्म ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इसमें तो बिल्कुल नहीं है। फिर आगे हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अगर मैं मोनोपोलिस्टिक की बात करता हूँ तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैसे बनता है, ठीक है। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पता है क्या हो गया, अब जैसे उसके अंदर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, दे आर लगेगा, जैसे सोप की बात करूँ मैं, सोप इंडस्ट्री है ना, लक्स है, डिटोल है तो साबुन ही है, नहाना ही है, नहा के हमने अपनी मैल निकालनी है, ठीक है। तो वो सोप इंडस्ट्री आ गई। तो अब ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, अब ये सोप इंडस्ट्री में अगर काम कर रहा है आपका, तो हमको इस चीज़ का दिमाग में ये चीज़ ज़रूर रखनी है हमने कि हाँ सर थोड़ा तो फ़र्क है, ब्रांडिंग में तो फ़र्क है सर इनका। हाँ, तो इसका मतलब ये है दे आर मेकिंग प्रोडक्ट्स विच आर आइडेंटिकल बट आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब इसके ऊपर फर्क पड़ जाता है। तो दैट्स वाई मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन ना थोड़ा हमारे जो प्रोडक्ट बनाते हैं डिफरेंशिएटेड बनाते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, इसके अंदर भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स या लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। फिर आती है सर ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या है, हंसने वाली बात है, ऐसे बोलने में बड़ा मजा आता है, ओलिगोपोली ओलिगोपोली। अब ओलिगोपोली मार्केट कौन सी है, जिसके अंदर बहुत ही कम नंबर ऑफ हमारे सेलर हैं, गिन के 5-6 गिन ही नहीं सकते हम, वैसे हाथों में गिन लेंगे वैसे। अब जैसे मैं आपको पूछता हूँ बच्चों बताओ इंडिया में गाड़ियों की कंपनियां कितनी हैं, गिन के आप बता सकते हो, ह्यूंडई सर, सर ठीक है, महिंद्रा सर, हाँ सर, टाटा सर, हाँ सर, होंडा सर, हाँ सर,
गिन के बता पा रहे हो, 5 आके 8-9 कंपनियां सर गाड़ी की, तो इतनी है। तो ऑब्वियसली बात है ये ओलिगोपोली, मतलब कि देयर आर वेरी फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स, दे आर क्वाइट लार्ज इन नंबर, मतलब ये सब मार्केट शेयर के लिए भाग रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा नंबर, बहुत बड़े फर्म वाले हैं, लेकिन कम है, और जो बायर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, मार्केट बहुत बड़ी है, ठीक है। अब इसके अंदर जो प्रोडक्ट है हमारे, अब ये भी जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें भी बिल्कुल स्लाइट डिफरेंशिएशन होती है, कभी कभी तो हूबहू थोड़ा बहुत सेम होता है, क्योंकि कार्टलाइजेशन, कार्टल सिस्टम बना देते हैं अपना। एक होती है मोनोपोली, मतलब कि सिंगल सेलर, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ जगहों पे ना, जैसे न्यूक्लियर पावर इंडिया की है, इंडिया गवर्नमेंट की है, रेलवेज इंडिया गवर्नमेंट की है, मतलब कि वो ना एक सिंगल सेलर है, वो अपने हिसाब से कुछ भी चार्ज करे, अपने हिसाब से प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकता है, प्राइस अपने हिसाब से सेट करता है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्राइस मेकर। ओके, तो अब ये आ गया, इसके अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमको कुछ कंसेप्ट आना चाहिए। देखो, अगर आपने इनके कर्व बनाने हैं ना, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, देखो सबके कर्व अलग अलग हैं। अगर आपके इनके डिमांड कर्व बनाने, अगर आपको इनकी इलास्टिसिटी पढ़नी, लेकिन इनमें एक ही चीज़ कॉमन रहती है, ये कर्व आ गया परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, AR MR, और ये डिमांड कर्व भी है, ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, ठीक है। ये मोनोपली है, MR ये है, AR ये है, मोनोपलिस्टिक ये है, थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, सॉरी ये थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गई, थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे इसको, MR और AR, ये MR। अब सर ये इलास्टिसिटी के हिसाब से बने, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसके प्राइस डिटर्मिनेशन भी पढ़ते हैं, उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पहले TR AR MR है क्या, ठीक है। अब देखो MCQ बनते हैं यहाँ से, इसके टेबल में से क्वेश्चन बन जाएगा, फॉर्मूला बत पूछ लेंगे आपको, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत ईजी है, जैसे TP निकाला ना, MP निकाला, AP, फॉर्मूला सबका सेम है, बस मीनिंग थोड़ा सा बदल जाता है। मीनिंग क्या बदल रहा है, देखो TR का मतलब हो गया कि टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट किया आपके टोटल आउटपुट में से आपके। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 यूनिट, अगर मैंने 100 यूनिट बनाए, ठीक है, और मैंने हर एक यूनिट को 10 रुपये में बेचा, तो टोटल रेवेन्यू मेरा कितना आ गया। हाँ सर, टोटल रेवेन्यू मेरा आ गया 1000 रुपये, सिंपल टोटल रेवेन्यू ये हो गया। हाँ सर, अब देखो, अब टोटल रेवेन्यू का ना एक खासियत क्या है, MCQ कहाँ से बनाते हैं लोग, देखो MCQ, ये तो हमको पता है TR इज इक्वल टू P इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी, कितना हमने आउटपुट बनाया, कितना प्राइस था। अब देखो फर्क कहाँ है, ये देखो सबसे पहली चीज़, ये देखो TR जो है ना, ये पॉजिटिव स्लोप होता है, MCQ के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो गया, जो TR का हमेशा पॉजिटिव स्लोप होगा, TR इंक्रीज करता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, ठीक है ना, कि व्हेन अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इज 30, ये देखो ये प्राइस दिया हुआ 30 इसका, क्वांटिटी सोल्ड इज 40, ठीक है, द टोटल रेवेन्यू इज 1200 रुपये, ऑब्वियसली प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या है 1200। अब इसका क्या मतलब है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है, ये देखो, ठीक है। फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी एट मार्केट डिटरमाइंड प्राइस, TR कर्व इज लीनियर एंड स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ये चीज़ जानना जरूरी है, TR कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है। MCQ कहाँ से बनता है, लीनियर है सर, ओरिजिन से स्टार्ट हो सकता है, और उसके साथ साथ ये पॉजिटिवली स्लोप होता है। ओके सर, AR क्या, AR का मतलब होता है हमारा TR अपॉन Q, ये P कहाँ से आ गया, P फॉर प्रणव, P फॉर प्रणव सर, तो TR अपॉन Q, मतलब कि जैसे कि समझ लो कि मैं बोलता हूँ आपको, मेरा 1000 रुपये का टोटल रेवेन्यू हुआ, एक यूनिट मेरा 10 रुपये का था, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बेचे कितने ये, तो ऑब्वियस सी बात है एक यूनिट मेरा 100 रुपये का हुआ, 100 रुपीज़ हुआ पर यूनिट। अगर मैं बोलता हूँ 100 मैंने यूनिट बेचे तो 10 रुपये का हुआ, TR अपॉन Q, मतलब कि प्राइस ऑफ अ सिंगल यूनिट कितना है सर, एक यूनिट का प्राइस कितना, पर यूनिट प्राइस कितना, पर यूनिट प्राइस, पर यूनिट का प्राइस कितना है, उसकी वजह से कितना रेवेन्यू आपको आया वो, मतलब कि मैंने एक यूनिट बेचा तो मुझको 10 रुपये मिले, 10 रुपये मेरा रेवेन्यू आया, ठीक है, वो हो गया AR। अगली चीज आ गई सर MR, क्या हुआ, MR वही TR n माइनस वन, सिंपल फॉर्मूला, एडिशनल यूनिट जो आपने बनाया, एक यूनिट एक्स्ट्रा जो बनाया, उसकी वजह से कितना रेवेन्यू आपकी फर्म को मिला, कितने पैसे आपकी फर्म को आए, उसको हम बोलते हैं MR। सिंपल, आपको ये भी मैंने बताया था, देखो डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q वाला फॉर्मूला कब लगता है, जब आपको दिखता है आउटपुट में चेंजेस ज़्यादा हैं, जैसे कि पहले आउटपुट 1 था, फिर 5 हुआ, फिर 10 हो गया, फिर 20 हो गया, इसकी वजह से लगता है ये वाला फॉर्मूला। अब हम नॉर्मली हम लोग इतना, हम लोग बेसिकली हम लोग फॉर्मूला यही वाला लगाते हैं। अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ, आपको जब निकालना आना चाहिए, यही नहीं है कि हाँ भाई इधर फॉर्मूले लिखे हैं तो आप बोलो कि सर फॉर्मूला लिखा हुआ है आपने, हमको क्या करना। वो कभी कभी पेपर में बच्चों ऐसे पूछ लेते हैं वो लोग, ये दो चीज़ें दे देंगे, बोलेंगे भाई ये निकालो, ये निकालो, ऐसे इसको हटा दिया समझ लो मैंने, बोलेंगे निकालो भाई। क्वेश्चन में पूछ लेंगे आपको कि बताओ हमको 6th यूनिट के ऊपर, 6th यूनिट पे
AR कितना है और 8th यूनिट पे MR कितना है, पूछ सकते हैं। तो आपको ये इजी नहीं लेना है, मॉड्यूल में क्वेश्चन भी दिए हुए हैं इस हिसाब से। आपको ये मत सोचना कि यार इसको छोड़ देंगे, बहुत इजी है निकालना है यार। इजी क्या है, देखो ये चीज याद रखनी है, TR TP AP MP, ये MP बोल दूं मैं, MR बोल दूं, निकालने का तरीका सेम है। डेफिनेशन क्या है, P बोलूंगा तो प्रोडक्ट है, C बोलूंगा तो कॉस्ट है। तो देखो ये वर्ड्स का फर्क है, बाकी सेम है निकालने का तरीका। इसको सीख लोगे तो सबको आ जाएंगे। वापस एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कैसे निकालते हैं सर, ठीक है। ये देखो यूनिट ऐसे बढ़े, TR ऐसे इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं बोलूँ AR क्या है, पहले का AR 10 है, दूसरे का AR 9 है, तीसरे का AR 8 है, मतलब 24 डिवाइडेड बाई 3 8, 28 डिवाइडेड बाई 4 7, फिर उसके बाद 30 डिवाइडेड बाई 5 6, ऐसा करके मेरा ये निकल गया AR। अब देखो यहाँ पर AR आ गया आपके सामने, हाँ सर AR आ गया। अब इसके बाद मैं बोलता हूँ MR कैसे निकलता है। देखो अब पहला तो 10 है, पहला 10 का 10 रहा, 18 में से 10 गए 8, 24 में से 8 गए सर 6, 28 में से 24 4, 30 में से 28 2, फिर देखो एक टाइम आया वापस वही बात आ गई, कांस्टेंट हुआ फिर नेगेटिव हो गया। रिलेशनशिप सेम है, मतलब सर ने बोला कि देखो ये देखो आगे हम लोग यहाँ तक हुआ MR, ये आ गया 0। जब MR 0 है TR क्या है, मैक्सिमम है। एक रिलेशन तो समझ आ गया सर, ठीक है सर। MR जब नेगेटिव हुआ TR फॉल हो गया सर, हाँ सर। वही चीज़ देखो, ये देखो ये आया, ये TR कर्व है। ये देखो जब ये मैक्सिमम है TR, MR क्या है 0, ये MR कर्व है, MR क्या है 0 है सर। थोड़ा जूम करते हैं वापस इधर से, चलो भाई, हाँ ना। MR आ गया मेरा 0 जब TR है मैक्सिमम, ये लाइन बनाई है, हाँ सर। दूसरी चीज़ क्या आई, जब TR फॉल किया MR नेगेटिव है, प्रूव हो रहा है, ये सामने प्रूव हो रहा है। तीसरी चीज, AR बेशक फॉल करा लेकिन AR ना 0 हुआ ना नेगेटिव हुआ, हाँ सर। वही रिलेशन देखो, MP कीप्स ऑन फॉलिंग एंड देयर आफ्टर बिकमिंग 0 इट बिकम्स नेगेटिव, हुआ सर, MR 0 हुआ फिर नेगेटिव हुआ। अब इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर एनी फॉलिंग AR प्राइस, मतलब अब देखो इसके अंदर क्या होता है, AR और प्राइस सेम होता है। मार्केट सिस्टम जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें हमने ये चीज देखनी है कि एवरेज रेवेन्यू जो हमारा है, ऑब्वियसली बात है वही प्रोडक्ट का प्राइस होगा। मतलब कि अगर मैं बोलता हूँ 1000 यूनिट, मैंने 1000 यूनिट थे, रेवेन्यू मेरा टोटल आया 1000 रुपये का, 1000 रुपये का मेरा रेवेन्यू आया, मैंने टोटल यूनिट बेचे हैं समझ लो 100, तो मेरा AR कितना हुआ 10 रुपये का सर। एवरेज रेवेन्यू एक प्रोडक्ट में मेरा 10 रुपये का आया। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि मेरा एक प्रोडक्ट में 10 रुपये का था, प्राइस ही मेरा 10 रुपये है, तो वो चलेगा ना। तो मतलब प्राइस एंड AR का सेम है चीज इसके अंदर, प्राइस एंड AR आर द सेम थिंग्स। बिकॉज देखो मैंने आपको प्रूव करके दिया कि अगर 1000 रुपये मेरे को टोटल रेवेन्यू हुआ, 100 यूनिट मैंने अगर बेचे हैं, एक मतलब कि मेरे को एक प्रोडक्ट से 10 रुपये का रेवेन्यू हुआ, मतलब कि मैंने 10 रुपये का एक प्रोडक्ट बेचा ना, तभी तो रेवेन्यू 10 रुपये हुआ है ना। तो इसका मतलब यही है। अब देखो इसी लाइन का मतलब यहाँ ये लिखा है कि सर फॉर एनी फॉलिंग AR प्राइस शेड्यूल, मतलब कि कोई भी देखो AR फॉल कर रहा है ना, यहाँ देखो 10 9 8 7 6 5 एंड में 1 आ गया फॉल, MR इज ऑलवेज लेस देन द प्राइस। अब ये देखो MR क्या है, MR इज ऑलवेज लेस देन द प्राइस, हाँ सर। ये इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप, कि अगर पूछ रहे हैं आपको कि फॉलिंग AR, अगर फॉलिंग प्राइस शेड्यूल आपको दिया है, अगर प्राइस आपका AR फॉल कर रहा है एक शेड्यूल के अंदर, तो MR क्या होगा सर, MR ज़्यादा फॉल करेगा, मतलब कि AR विल बी ग्रेटर देन MR इन दिस शेड्यूल, ठीक है। इन केस ऑफ कांस्टेंट, अब देखो अगर प्राइस में कांस्टेंट लेता हूँ 10 10 10 10 10, हर जगह मेरा कांस्टेंट है, देन MR इज इक्वल टू AR। ये भी प्रूव करके दूंगा मैं आगे, आपको आएगा एग्जांपल, ये याद रख लो। अगर मेरा प्राइस कांस्टेंट है तो MR इज इक्वल टू AR होगा। अगर मेरा फॉलिंग प्राइस है, अगर AR मेरा गिर रहा है, तो AR मेरा ग्रेटर होगा MR से। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, याद रखना। उसके बाद TR इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज MR इज पॉजिटिव, ऑब्वियसली MR जब तक इधर तक था तब तक TR इंक्रीज, जब MR ऊपर पहुंच गया, ठीक है, मतलब कि व्हेन MR इज 0 TR इज मैक्सिमम एंड स्लोप ऑफ TR इज 0, ये देखो, हाँ सर। एज AR कीप्स फॉलोइंग शोइंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। देखो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि सर डिमांड वाले चैप्टर में प्राइस इंक्रीज होता है, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करती है, हाँ। प्राइस फॉल करता है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है, हाँ सर। यही लिखा है
अगर AR गिरता रहेगा, कब गिरेगा, इसका मतलब जो है तो इसके अंदर रिवर्स रिलेशनशिप शो हो रहा है। AR गिर रहा है ना, AR फॉल कर रहा है, इट मीन्स कि हाँ भाई प्राइस अगर फॉल करे तो इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। आगे आगे इन ऑल फॉर्म्स ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मतलब कि मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, AR कर्व ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म स्लोप्स डाउनवर्ड एज व्हेन अ फर्म इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। कहने का तात्पर्य यही है, कोई भी देखो मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली या ओलिगोपोली बनेगी ना, उसके अंदर क्या होगा, AR कर्व जो होगा हमारा हमेशा फॉल करेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा AR कर्व, हमेशा AR कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। बस ये चीज़ दिमाग में डाल लेना, प्रूफ आगे आएगा ना जब आपको दिखेगा डायग्राम्स के अंदर कैसे हुआ, ठीक है। आपने बस ये याद रखना, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई इम्परफेक्ट कंपटीशन, मतलब कि मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपोली फॉर्म या मार्केट फॉर्म होगी ना, जो मार्केट होगी ना, उसके अंदर ये होगा AR कर्व हमेशा फॉल करेगा। अब वो डिपेंड करता है कितना कैसे फॉल करता है वो, या वो इलास्टिसिटी के हिसाब से ऐसे फॉल करे या वो ऐसे फॉल करेगा, लेकिन ये गारंटी है हमको फॉल करेगा। उसी के साथ अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें ना, तो ये होता है डिमांड का फर्म का भी AR MR के बराबर भी होता है, ये चीज़ भी याद रखनी है। अभी ये करके भी, ये भी प्रूव करके दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमको आइडिया लेना है जनरल वे में कि सर होता क्या है, सर है क्या वो तो बताओ, ठीक है। अब इसका रिलेशनशिप कैसे इलास्टिसिटी के साथ, ये इंपॉर्टेंट है बेटे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो आगे मैंने एक और जगह ये इंपॉर्टेंट आता है बड़ा, प्राइस इलास्टिसिटी का क्या रिलेशन है, ये टेबल्स, इसके अंदर एक ही टेबल याद कर, आपने पता था आर्क इलास्टिसिटी हमको याद है, पॉइंट मेथड हमें याद है, ज्योमेट्रिक पॉइंट वगैरह, ज्योमेट्रिक मेथड जो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा था, वही चीज़ को इधर तोड़ मोड़ के लिख दिया हुआ है, सेम चीज़ है। हमको ये याद था कि सेंटर में ये जो एरिया है यहाँ पर इलास्टिसिटी, सेंटर पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी हमेशा 1 के बराबर होती है, याद है हम लोगों को, हमने पढ़ी है डिमांड वाली वीडियो में कि इलास्टिसिटी एट द मिड पॉइंट हमेशा इतनी होती है, अगर उसके ऊपर जाएंगे तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, अगर उसके नीचे आएंगे तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। हमने ये चीज़ पढ़ी है, ये उसी को रिवाइज हो रहा है। देखो यही चीज़ आपने इसके अंदर पढ़नी, ये देखो फॉर्मूला इसका ये दिया हुआ है, MR इज इक्वल टू AR इंटू E माइनस 1 अपॉन ई मतलब इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी। अब इसको मैं फिट करके देता हूँ, देखो समझ लो प्राइस 10 रुपये है, ओके, इलास्टिसिटी आपकी आई है समझ लो 3 माइनस 1 अपॉन 1, ये फॉर्मूला आपका, मतलब 10 इंटू 2 20। अब देखो ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव होगा, लेस देन 1 नेगेटिव होगा, एक से बड़ा हुआ तो ये होगा, ग्रेटर देन 1 है ऊपर वाली साइड आएगा, तो ऑब्वियस ही बात है MR पॉजिटिव है। ये देखो हमको ये पता ना, ये आया MR कर्व, इसके ऊपर ग्रेटर देन 1 है, इसके नीचे लेस देन 1 है, सिंपल यही चीज़ बताई है इसने, यही अंदर लिखा हुआ है मैंने, कोई इसको अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इस टेबल को याद रख लो बस, कि अगर E इक्वल टू 1 है तो 0 है, ये देखो E इक्वल टू 1 है तो MR मेरा 0 था, उसके ये वाला हिस्सा जो है ये पॉजिटिव है तब E ग्रेटर देन 1 है, ये वाला हिस्सा मेरा नेगेटिव है तो E लेस देन 1 है, सिंपल लॉजिक है बच्चों, ठीक है। इतना मैंने इसलिए लिखा होता है कि कुछ बच्चे पता है क्या होता है, वो बोलते हैं सर एक्सप्लेन करो पूरा ये। अब देखो जो इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझा दूँ मैं, और जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है उन्होंने आर्क इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी, ज्योमेट्रिक मेथड सब पढ़े हैं, उनको ये रीज़न पता है, ठीक है। चलो भाई अब इसके अंदर एक चीज़ और आती है, अब हमको पढ़ने हैं इसके बिहेवियर। अब देखो कोई भी फर्म ने अपना इक्विलिब्रियम निकालना है ना, जब दो प्रिंसिपल उसने देख लिया, दो चीज़ें, कोई भी, चाहे मैं बोलूँगा अगर आगे चार हमने पढ़नी है फर्म्स, चारों मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन होगा, मोनोपोली होगा, मोनोपोलिस्टिक होगा या फिर ओलिगोपोली होगा, चारों में एक चीज़ कॉमन है, इनके दो प्रिंसिपल्स पे काम होगा। अगर इक्विलिब्रियम फाइंड करना है ना, दो प्रिंसिपल्स पे वर्क करना है सर, वो दो प्रिंसिपल्स, पहला प्रिंसिपल ये है MC इक्वल टू MR होना चाहिए, मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होगा। अगर मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, तो इसका मतलब फर्म तो है प्रॉफिट कमा रही है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, उसको हम बोलते हैं अच्छा प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर MC इक्वल टू MR है तो फर्म मतलब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है और वो सस्टेन कर लेगी अपनी जिंदगी को, कि 10 रुपये खर्चा हो रहा है 10 रुपये उसको आ रहे हैं। उसी जगह अगर कॉस्ट मेरी ज़्यादा रेवेन्यू से, तो फर्म लॉस में चले जाएगी,
तो MC इज इक्वल टू MR होना चाहिए। पहला प्रिंसिपल तो ये बोलता है। एक प्रिंसिपल बोलता है हमारा कि हाँ भाई फर्म तब तक प्रोड्यूस करे कि तब तक वो अपना ना कॉस्ट कवर कर रही है, मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट उसकी कवर हो रही है। अगर उसकी वेरिएबल कॉस्ट नहीं कवर हो रही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर नहीं कवर हो रही है, तो उसकी प्रोडक्शन बंद हो जानी चाहिए। प्रोडक्शन बंद करने का मतलब ये नहीं है कि हाँ भी इसने फर्म ही इंडस्ट्री छोड़ दी। प्रोडक्शन बंद करने का मतलब है उसने भी शट डाउन किया है। जैसे ही मार्केट का मॉल ठीक हो जाएगा, प्राइसेस का मॉल ठीक हो जाएगा, हम वापस फर्म मार्केट में आएंगे और वापस हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो पहला प्रिंसिपल कहता है फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल इफ इट्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर नॉट मेट, TVC आर नॉट मेट। ठीक है, अ फर्म शुड प्रोड्यूस ओनली इफ, अब ऑब्वियस बात एक कहानी लिखी है इसके अंदर, यही है कि हाँ भाई हमको बेसिकली एक ही चीज में फॉलो करनी है, ये जो आपको बता रहा हूँ। अब मैंने आपको बताया प्राइस AR प्राइस सेम होता है, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस सेम है मार्केट के अंदर। तो प्राइस AR अगर लेस देन है, प्राइस अगर कम है और टोटल कॉस्ट ज़्यादा है तो नुकसान है भाई। प्राइस बराबर है तो हाँ भाई नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, ये तो लॉस की सिचुएशन है। इसको इतना लिखा है ना तो उसको समझ लो लॉस की सिचुएशन। ये नॉर्मल प्रॉफिट या जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट है। अगर देखो प्राइस ज़्यादा है, एवरेज कॉस्ट मतलब कि हमें प्रॉफिट बढ़ा तो सुपर नॉर्मल पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट है। तो ये प्रिंसिपल याद रख लो। दूसरा प्रिंसिपल द फर्म विल मेक प्रॉफिट बाय एक्सपेंडिंग टू लेवल MR इज इक्वल टू MC। क्यों? अब देखो इधर इसको ध्यान रखो, इधर ध्यान रखो। देखो बेसिक चीज मैंने बताई आपको, रेवेन्यू अगर ज्यादा होगा कॉस्ट से तभी प्रॉफिट आएगा। हाँ, अगर रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर है तब तो मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब कि ये मैक्सिमम पॉइंट है जहां तक हम फॉर्म कर सकते हैं। अगर मेरी कॉस्ट ज्यादा हो गई रेवेन्यू से, मेरा खर्चा ज्यादा है, 11 रुपए खर्चा है, 10 रुपए का प्रॉफिट है, क्या है? लॉस है मेरे को। यही चीज प्रिंसिपल बोलता है, वहां तक प्रोड्यूस आपको कर सकते हो जहां तक आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाइड है कि ये वाली, ये है आपकी बेस्ट कंडीशन। अगर आप इसके पार कर जाओगे ना, रेवेन्यू आपका कम हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, तो आपको लॉस है। यही चीज लिखी हुई है, देखो यहां तक, ये देखो ये हिस्सा ना पूरा ये ऐसे रखते हैं हम लोग डिवाइड करके, ये जो हिस्सा है ये वाला, यहां तक फर्म को प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि यहां तक रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहां पर बराबर हो गया है इसके, यहां तक फर्म कर सकती है। इसके अगर क्रॉस करेगी, अगर फर्म ने इस आउटपुट से ज्यादा, क्यों इस आउटपुट से ज्यादा फर्म ने प्रोड्यूस करना है, ऑब्वियसली बात है उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी रेवेन्यू से। तो ये जो हिस्सा है इसको मैं दूसरे कलर से शेड करूं और आसानी हो जाएगी। अगर उसने ये करना है तो भाई सीधी सी बात है, ये हिस्सा ये लॉस है भाई फर्म का, ये प्रॉफिट हिस्सा है, ये लॉस हिस्सा। यही बताया उसने कि MC MR के बराबर होगा तब तक ही हम कर सकते हैं। ओके, सिंपल, ठीक है। चलो भाई आगे, यूनिट 2 भी कवर कर रहे हैं हम, यूनिट 3 भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं एक ही वीडियो में सब हो, फ्लो बना हुआ है, खत्म करेंगे इकट्ठे, क्योंकि कंसेप्ट अभी समझ आ रहे हैं हमको। अभी तो 4-5 MCQ समझ आ गए हैं जो शोर शॉर्ट बन रहे हैं कि MC MR वाला, प्रिंसिपल बिहेवियर्स, मीनिंग, ठीक है, डिफरेंस, कॉस्ट, मार्केट का क्या फर्क है, TR क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है मार्केट, वो समझ आ गए। अब देखो, अब हमने पढ़ना प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं सर फर्म? ऑब्वियसली यार हमको मेनली क्या है, अब देखो ना, हर मार्केट ऐसे काम कर रही है। चलिए अब कोई मार्केट है, कोई ऐसे कर रहा है कि हाँ भाई ये डिमांड है, ये सप्लाई, ये प्राइस हो गया, आउटपुट हो गया, इक्विलिब्रियम। हम तो स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मार्केट सप्लाई, मार्केट की जो फोर्सेस है ये सप्लाई। लेकिन सर फर्म ये कैसे करेगी, इंडस्ट्री भी कैसे करेगी, फर्म कैसे करेगी? फर्म अपना, देखो यही डिसीजन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को प्राइस डिटर्मिनेशन करना जरूरी है। तो इसका मतलब है, प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है, इज हाउ डिमांड एंड सप्लाई इंटरैक्ट टू स्ट्राइक अ बैलेंस सो दैट इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड। अब ऑब्वियसली बात, अगर हमको प्राइस डिटरमाइन करना है, इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना है, तो ऑब्वियसली वो वहीं पर होगा जो फ्री मार्केट है। फ्री मार्केट का मतलब क्या है? कैपिटलिस्ट मार्केट है, कैपिटलिस्ट मार्केट जहां पर डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस करती हैं। या वो हो सकता है मिक्स्ड हो, जो सोशलिज्म के ऊपर काम करती है मार्केट, जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, वो तो कर ही नहीं सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो कंट्रोल करती है वो अपना प्राइस देती है, वो एडमिनिस्ट्रेड प्राइस निकालती है। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। ओके, तो हमको ये चीज याद रखनी है कि ये जो है, ये एक फ्री मार्केट, प्राइस डिटर्मिनेशन इज ऑलवेज इन द फ्री मार्केट, जहां पर फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होती है। ठीक है,
अगर गवर्नमेंट इंटरवीन कर देगी, गवर्नमेंट अगर डिसाइड कर देगी तो ऑब्वियसली बात है, तो वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करे तो वो सोशलिज्म वाली मार्केट है, क्योंकि मार्केट में रोल ही गवर्नमेंट का, तो वो तो हर प्राइस डिटर्मिनेशन का तो लेन देन ही कोई नहीं है वहाँ पर। गवर्नमेंट ने बोला 10 तो 10, ठीक है। अगर हम जनरली बात करें, देखो सबसे पहले हमको पता चले सर हमने पढ़ना क्या, इक्विलिब्रियम। अब मैं देखो इक्विलिब्रियम का स्पेलिंग सबको पता है, अब अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना तो समझ आना ये इक्विलिब्रियम है, मैं ऐसे डिनोट करता हूँ इक्विलिब्रियम, इजी लगता है मेरे को, तो फिर उस हिसाब से ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं कि हाँ भाई अपनी अपनी मर्जी, जैसे कुछ लोग रेवन, कुछ लोग अलग अलग लिखते हैं ना कि एडिशन को कुछ लोग ऐड लिख देते हैं, कुछ लोग ADT लिख देते हैं, अपनी मर्जी है। तो देखो अब हम आगे इसके ऊपर, सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या है सर, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम, तब से हम इक्विलिब्रियम पढ़े। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, अगर इक्विलिब्रियम का मतलब जाने, इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ अ मार्केट इन विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, मतलब कि डिमांड इक्वल टू सप्लाई होगी, तो वो है। इसी को मैं टेबल से समझाता हूँ। तो इक्विलिब्रियम प्राइस को हम लोग एक मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी बोलते हैं, प्राइस एट विच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब कि अनसोल्ड स्टॉक नहीं बचना चाहिए। इक्विलिब्रियम प्राइस हम इसलिए निकालते हैं ताकि हमारा कोई भी स्टॉक अनसोल्ड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसी प्राइस पे वो चाहते हैं सब, प्रोड्यूसर लेना, कंज्यूमर खरीदना चाहता है और प्रोड्यूसर बेचना चाहता है। मार्केट फोर्स ने डिसाइड कर लिया 10 रुपए की है तो समझ लो 10 रुपए में सब बिक जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्या है, ये देखो जैसे ये पूरा टेबल बना हुआ ना, ये प्राइस दिया हुआ है, डिमांड। अब देखो जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई है, वो हमारा इक्विलिब्रियम। इधर देखो पूरे में डिमांड सप्लाई यहाँ इक्वल हो गया 35-35, यही मैं प्लॉट करके दिया। देखो 2 यूनिट है, ये देखो 2 प्राइस जब 2 था, क्वांटिटी ये है मेरी, तो ये मेरा हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पर भी लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। इट कैन नॉट, अब देखो अब ये जो है इक्विलिब्रियम, ये क्यों नहीं है या ये क्यों नहीं है, ये भी तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको आदत होती है कि सर इक्विलिब्रियम यही क्यों चूज़ किया आपने कि डिमांड और सप्लाई बराबर है। अब यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम है जहाँ पर डिमांड सप्लाई इक्वल नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं रह पा रहे हो, देखो अब इतना कंपटीशन। देखो अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ पर लिखा हुआ कि अगर इट कैन नॉट बी वन क्यों नहीं, बिकॉज दैट प्राइस देयर वुड बी 60 यूनिट्स इन डिमांड। प्राइस 1 है, डिमांड में 60 है, सप्लाई 5 की है। भाई डिमांड अगर मैं बोलता हूँ 60 कप कॉफ़ी की है, ठीक है, सप्लाई में 5 कप कॉफ़ी बना के देता हूँ, मैं 5 कप बना के देता हूँ, तो ये तो इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता ना। 55 कस्टमर्स मेरे सेटिस्फाइड ही नहीं है, बोलते हैं जाओ यार कुछ नहीं करना। और इसी जगह अगर मैं बोलूँ कि मैं प्राइस अपना 5 कर लेता हूँ, तो देखो डिमांड 10 की है, सप्लाई में 65 कर रहा हूँ, उल्टा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इक्विलिब्रियम कैसे करूँगा, इक्विलिब्रियम तो वो पॉइंट है, हमने पहले ही बोल दिया इक्विलिब्रियम सर कौन सा पॉइंट है, जहाँ पर अनसोल्ड स्टॉक नहीं रहना चाहिए और वहाँ पर सबको बराबर सामान भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है इट कैन नॉट बी 5, देयर वुड बी 65 यूनिट्स टू ऑफर बट ओनली 10 यूनिट्स इन डिमांड। अब कंपटीशन जो है ना उसका भी है फर्क। अब देखो जब 60 और 5 था, मेरी डिमांड 60 की थी और सप्लाई 5 की थी, कंपटीशन इतना था बायर्स के बीच में। अब 60 बायर हैं यार, इतने बायर हैं, सप्लाई अब देखो इतना ही इतना कंपटीशन तो उनके बीच में, तो उनकी वजह से क्या हुआ, सप्लाई कम है तो इन्होंने प्राइस बढ़ा दिया। आगे देखो, ये देखो प्राइस बढ़ा ना जब, फिर हुआ आगे प्राइस बढ़ रहा है। अब उल्टी जगह, अब देखो यहाँ क्या हुआ, उल्टी जगह जब ये था, यहाँ पर डिमांड 10 थी लेकिन सप्लाई 65, अब अनसोल्ड स्टॉक रह गया, बेचना भी है तो हम प्राइस कम कर देंगे, कंपटीशन इतना प्राइस ही कम हो जाएगा। वही चीज़ इधर बताई हुई है इन्होंने। सिंपल सा तात्पर्य ये है सर का कि इफ द मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, द मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन मार्केट डिमांड। मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम प्राइस। 5 मेरा मार्केट का प्राइस था, इक्विलिब्रियम तो मेरा 2 था ना, ये इक्विलिब्रियम जगह है, तो मार्केट सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, एक्सेस सप्लाई हो गई है। अब इतनी ज़्यादा सप्लाई हो गई है तो जो प्राइसेस होंगे, सप्लाई ज़्यादा है, स्टॉक खत्म करना, प्राइस में कम कर दूंगा। इसी जगह उल्टा, प्राइस अगर मेरा कम है, इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है, तो मेरी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, उसी वजह से मेरे को जो प्राइसेस हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन MCQ मार्क, ठीक है। चलो भाई, ये तो हमने सब पढ़ा हुआ कि चेंज इन डिमांड कब आता है,
जब इंक्रीज होता है डिमांड में। देखो इस पे मैं आपको लेना टाइम नहीं वेस्ट करूंगा क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है सब कुछ। अगर आप मुझे बोलोगे सर कि हाँ भाई हमने जिन्होंने डिमांड पढ़ा है अच्छे से और सप्लाई पढ़ा है ना, उनके लिए ये बच्चों के लिए मुश्किल नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ पुरानी सीरीज देखते आओ ना इनमें, फिर पता चलेगा। लेकिन तब भी मैं एक बार समझा देता हूँ। देखो अब हुआ क्या, इंक्रीज इन डिमांड कब होती है? इंक्रीज इन डिमांड होती है जब हमारा चेंजेस ऑफ फैक्टर्स के अंदर कुछ चेंजेस इन फैक्टर, जैसे कि अब देखो हुआ क्या, पहले इक्विलिब्रियम प्राइस नॉर्मली इन्होंने निकालते हैं, डिमांड सप्लाई कटी, ई पे मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस है, यहाँ पर ओपी और ये है। अचानक से अब आउट ऑफ अ सडन कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। ओके सर, अब इनकम कंज्यूमर की बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है जो मेरी डिमांड है वो बढ़ेगी। पहले समझ लो मेरी इनकम 5,000 थी, अब मेरी इनकम 50,000 हो गई है, हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ। डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड का मेरा शिफ्ट किया, ये देखो नया डिमांड कब, D1 यहाँ था डिमांड कब, जब इंक्रीज होता है तो राइट वर्ड शिफ्ट होता है, ये याद है ना कि यहाँ पे इंक्रीज हुआ तो सर राइट शिफ्ट हो गए, हम लोग ये शिफ्ट हो गए, लेकिन सप्लाई तो उतनी ही रही। हाँ सर सप्लाई तो उतनी रही। देखो प्राइस मेरा बढ़ गया, क्वांटिटी भी बढ़ गई। तो कहने का सर मतलब ये है, अब देखो पेपर में तो चलो ग्राफ तो आते नहीं, पेपर में आपको एक ही लाइन याद करनी है, वो है ये वाली लाइन। क्या याद करनी है सर? विद इंक्रीज इन डिमांड देयर इज इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। देखो प्राइस इंक्रीज हुआ सर, हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ विच द क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस। अब देखो सप्लाई मेरी इंक्रीज हो गई, ऑब्वियसली बात है ना, प्राइस इंक्रीज हुआ। हमको क्या सिखाया गया, सप्लाई क्या कहता है? प्राइस इंक्रीज होता है, सप्लाई इंक्रीज होती है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है हमारा? प्राइस इंक्रीज होगा, सप्लाई इंक्रीज हो गई। तो प्राइस इंक्रीज हुआ, सप्लाई इंक्रीज हो गई, तो क्वांटिटी सोल्ड एंड परचेज ऑल्सो इंक्रीज। ऑब्वियसली बात, अब मैं ज़्यादा खरीदूंगा और ज़्यादा बेचूंगा, ठीक है। अगर इसी का उल्टा हो जाए, डिक्रीज इन डिमांड हो जाए, मतलब बंदे की इनकम गिर गई है, तो मतलब डिक्रीज हो गया डिमांड में, तो देर इज डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइस कम हो जाएगा। हाँ सर ये देखो प्राइस कम हुआ है यहाँ पर, है ना, एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड भी डिक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियसली अब प्राइस कम हो गया तो मैं ऑब्वियसली सप्लाई तो कम करूँगा, प्राइस कम हुआ सप्लाई कम हुई, है ना, सिंपल सी बात है, तो ये भी हो जाएगा। तात्पर्य यही है, अगर आपको कोई पेपर में पूछे कि डिक्रीज इन डिमांड होगा, उस समय हमारा जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, फर्क इसमें हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम प्राइस को कैसे शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम प्राइस आपका इनकी वजह से कैसे शिफ्ट होगा, मतलब अगर डिमांड इंक्रीज होती है, अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज होता है, और कुछ नहीं बोला है इसके अंदर, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज होता है। इसी का उल्टा अगर डिमांड डिक्रीज होती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो जाता है। ओके, मतलब कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है अगर डिमांड के साथ बात की जाए तो, ठीक है सर। अब मैं इसी जगह इंक्रीज इन सप्लाई की बात करूंगा, सप्लाई और डिमांड उल्टा करना है बस अब हमको। अगर इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है ना, अब सप्लाई मेरा इंक्रीज हुआ तो मेरा प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस गिर जाएगा। इनवर्स रिलेशनशिप है सप्लाई और इक्विलिब्रियम, ऑब्वियसली बात है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि सप्लाई मेरी कम हो गई, ये देखो अगर मैं बोलता हूँ, देखो अगर मेरा सप्लाई इंक्रीज होगी, सप्लाई मेरी बढ़ गई है, सप्लाई मेरी बढ़ी तो प्राइस मेरा कम हो गया यार। ये देखो सामने ग्राफ देखोगे ना, पता चलता शुरू हो जाएगा। मतलब कि तात्पर्य ये है सर, एमसीक्यू पॉइंट से आप हमें ये बताना चाह रहे हो कि अगर सप्लाई इंक्रीज होती है तो इसका मतलब ये है इक्विलिब्रियम प्राइस कम होना है, और इसी जगह अगर सप्लाई डिक्रीज होती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा। हाँ यही बोलना चाहता हूँ मैं। 4 सिचुएशन बनी, चारों के अंदर आपको चीज़ बता दी मैंने, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड में इक्विलिब्रियम प्राइस को क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई में इक्विलिब्रियम प्राइस को क्या फर्क पड़ेगा। ओके सर, अगर साइमल्टेनियसली चेंज करें, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तब भी इंपॉर्टेंट, अगर कभी कभी होता, कभी कुछ भी पूछ सकते हैं यार, तो हमको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करना जरूरी हो जाती है। अब देखो आपको मैं सीधे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ इसके अंदर है क्या, ठीक है। पहली चीज़ हम ये पढ़ेंगे, देखो व्हेन द सप्लाई एंड डिमांड कर्व शिफ्ट इन द सेम डायरेक्शन, मतलब कि अगर वो दोनों राइट किए या दोनों लेफ्ट किए, शिफ्ट का याद है ना, मतलब यहाँ राइट शिफ्ट होंगे या दोनों लेफ्ट शिफ्ट होंगे, ठीक है। एक मिनट देखो, व्हेन बोथ इंक्रीज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज, ठीक है, सप्लाई डिमांड सेम डायरेक्शन में शिफ्ट किए, एस डी सेम डायरेक्शन है। 2 केस हम आ गए हमारे, 2 केसेस। व्हेन बोथ इंक्रीज,
सप्लाई इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, ओके। प्राइस का कुछ पता नहीं है इसमें। साइमल्टेनियस चेंज के अंदर हम प्राइस का अनसर्टेन, प्राइस का नहीं पता कर सकते हम लोग, ठीक है। अगर सप्लाई डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड भी डिक्रीज, प्राइस फिर अनसर्टेन है, हम नहीं बता सकते, ठीक है। अब इसको मैं एक देखो ग्राफ से बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है बेटे, ये याद रख लेना यार, ये दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है, ये पूरा इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। अगर हो सकता है पेपर में नहीं पूछे यार, देखो पेपर में ना, ये मैं मानता हूँ पेपर में ये चीज़ नहीं पूछते हैं वो लोग, आज तक मतलब पूछी नहीं गई है, लेकिन भाई देखो अगर तुम्हें पता चल जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक नंबर रिस्क पे क्यों लाना। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ो उसमें पढ़ लो कि बोथ इंक्रीज, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज बट द चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस इज अनसर्टेन, मतलब कि दोनों सेम डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी, अगर सेम डायरेक्शन में डिक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। चलो भाई आगे, इसी जगह पे व्हेन द सप्लाई एंड डिमांड कर्व शिफ्ट इन ऑपोजिट, अब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब सप्लाई अगर लेफ्ट होता है तो वो राइट होता है, अगर सप्लाई लेफ्ट राइट होता है तो डिमांड लेफ्ट होता है, तो उस जगह क्या होगा, व्हेन डिमांड इंक्रीज हुआ और सप्लाई डिक्रीज हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज होता है। देखो जब सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, सेम डायरेक्शन, तो क्वांटिटी डिमांडेड की बात हो रही थी, ठीक है। अब ऑपोजिट में जा रहे हैं तो वो लोग प्राइस की बात कर रहे हैं, सामने बता रहा हूं। अब देखो क्या बोला, डिमांड इंक्रीज हुई, सप्लाई फॉल हो गई, डिमांड बढ़ी है और सप्लाई गिरी है, इसका एक ही मतलब है, क्या मतलब होगा, प्राइस बढ़ेगा। इक्विलिब्रियम प्राइस है बेटा, ये वो वाला नॉर्मल प्राइस नहीं है, इक्विलिब्रियम प्राइस को देख के समझ के बात कर रहा हूं मैं। ये मत बोलना कि सर आप बोल रहे हो कि हाँ पे जो प्राइस अगर सप्लाई गिरती है तो प्राइस गिर जाता है, ठीक है ना, तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये याद रखना, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ठीक है। इसी जगह अगर मैं बात करूं, व्हेन डिमांड डिक्रीज एंड सप्लाई इंक्रीज इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स, बस ये इसका फंडा है, सिंपल, ठीक है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये इसके अंदर आपको मैंने बता दिया प्राइस इंक्रीज प्राइस को क्या इफेक्ट होता है इंक्रीज डिक्रीज से, बस। चलो भाई अब हम निकालेंगे, अब हम मार्केट पे आ जाते हैं प्रॉपरली, अब हम मार्केट पढ़ेंगे। ये मैंने बता दिया कि शिफ्ट डिक्रीज इंक्रीज सब बेसिक आपको बता दिया, ऊपर मैंने सब बता दिया बेसिक क्या है। अब हम परफेक्टली एक मार्केट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें टीआर एआर का क्या क्या फर्क पड़ता है, वो सब हमने पढ़ना है। अब चलो आ जाओ वापस परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर आ जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन सबसे इंपॉर्टेंट। अब परफेक्ट कंपटीशन कौन सी किस्म की मार्केट है, देखो असली में एग्जिस्ट नहीं करती है, बट एक एग्जांपल तब भी हम इसका सेट कर लेते हैं, जैसे वेजिटेबल मार्केट जो है ना, इट इज़ अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है। कैसे, देखो प्रोडक्ट्स जो है, अब टमाटर हर कोई बेच रहा है, आलू हर कोई बेच रहा है, आलू तो बिल्कुल आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है वो लोग एक दूसरे के, एक दूसरे को इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकता है, एक से आलू लिया दूसरे से ले लिया, दूसरे से लिया तीसरे से ले लिया, तो उस हिसाब से हम इसको काउंट कर लेते हैं। अब देखो suppose you go to vegetable market and inquire about the price of potatoes, he says potatoes are for 20 per kilo, in the same way you inquire from many shopkeepers you get the same answer, there are, अब देखो इधर क्या है, large number of buyers and sellers है, all shopkeepers are selling potatoes 20 per kilo, सेम ही प्राइस है सबका है लगभग, और प्रोडक्ट होमोजीनियस है बिल्कुल, दैट ऑल सेलर्स आर सेलिंग ऑलमोस्ट द सेम क्वालिटी ऑफ पोटैटोज। अब यहीं पर हम लोग इसको मिथ बोलते थे, क्योंकि यार हर आलू की क्वालिटी अलग अलग होती है, किसी हो सकता है किसी के पास आलू बिल्कुल ऐसे हो जो हफ्ते पुराने हो, उसके बाद हो सकता है सड़े हुए हों बड़े ज़्यादा, किसी के पास होता है बिल्कुल साफ आलू हो, तो उस हिसाब से हमको चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अंदर का कंटेंट नहीं पूछा जाता बच्चों, ये हमेशा याद रखना, पूछा जाता है ये परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सबसे पहली चीज, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, होमोजीनियस और आइडेंटिकल प्रोडक्ट हैं ये सारे, हर कोई गोल्ड बेच रहा है, गोल्ड होमोजीनियस है, इससे ले लो या उस सुनहरे से ले लो या इस सुनहरे से ले लो, सारा मतलब कि जो गोल्ड बेचता है उसकी दुकान है गोल्ड की, गोल्ड का गोल्ड स्मिथ है, उसको सेम ही बेच रहा है वो, कुछ डिफरेंस नहीं है। तीसरी, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, अगर मुझे दिखता है अभी प्रॉफिट है ना तो मैं अपनी दुकान खोल के बैठ जाता हूँ,
कि हाँ भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं देखता हूँ अभी लॉस हो रहा है, मैं दुकान बंद करके घर चल जाता हूँ। तो इसकी एंट्री और एग्जिट के ऊपर कोई बैरियर नहीं है, तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। अब अगर ये 3 कंडीशन जो मैंने ऊपर बताई, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये तीनों अगर फुलफिल हो रही है ना, तो ये प्योर कंपटीशन है। प्योर कंपटीशन मार्केट कौन सी मार्केट है? प्योर, देखो 2 किस्म है, परफेक्ट कंपटीशन और प्योर कंपटीशन। अगर प्योर कंपटीशन है तो उस, अगर सिर्फ ये बात है ना, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स है, अगर फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, उसके साथ साथ आइडेंटिकल एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं, तो हम लोग उसको हम बोल सकते हैं ये प्योर कंपटीशन मार्केट है, यहां और कुछ बात नहीं कर रहे। लेकिन अगर इसको परफेक्ट कंपटीशन बनना है तो उसके अंदर कुछ फीचर्स और ऐड करने पड़ेंगे। पहला फीचर कौन सा है कि हमको परफेक्ट नॉलेज है मार्केट कंडीशंस की। बायर को पता है कंज्यूमर को टमाटर की भी बहुत जरूरत है, हमें पता है कि हाँ भाई, बायर को पता है कि हाँ भाई अभी ये टमाटर जो है वो 40 रुपए किलो है, ये हर चीज भी 40 है, ये भी 40 है, अभी ये सीजन चल रहा है। तो उसी के साथ जो सेलर है उसको भी पता है कि बायर को अभी इसकी नीड है, बायर इस प्रोडक्ट प्राइस पे खरीदेगा, पहला। दूसरा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट बिल्कुल लो है, ठीक है। इसके अंदर एक और आप फीचर ऐड कर सकते हो तुम, क्या कि परफेक्ट मोबिलिटी है ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि ऑफ एफओपी, मतलब कि मैं जो, अगर समझ लो मैं हूँ एक सेलर हूँ, मैं अपनी दुकान कहीं पर लगा लूँ, मेरे को टमाटर ही बेचना है यार, तो मैं यहाँ से इधर चल जाऊँ, वहाँ से उधर चल जाऊँ, लेबर कहीं भी मोबिल है, वो कहीं पर भी घूम सकती है, परफेक्ट मोबिलिटी है। और लास्टली प्राइस टेकर्स है। परफेक्ट कंपटीशन की जितनी भी फर्म्स आएंगी, जो भी कोई अंदर होगा, वो सब प्राइस टेकर है, क्योंकि ये देखो जो प्राइस है पहले का इंडस्ट्री ने सेट किया है, जो फर्म है उसी पे बेचेगा। अगर वो फर्म, अब समझ लो 40 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है हर जगह, मैं बनता हूं चलाक, मैं बोलता हूं 35 रुपए किलो बेचूंगा भाई मैं, या मैं बोलता हूं भाई मैं और चलाक बंदा, प्रॉफिट कमाना, मैं 45 रुपए किलो बेचता हूँ। ओ भाई, अगर मैं 45 रुपए किलो करूंगा तो ये सब लोग तो यहां चले जाएंगे 40 वाले के पास, मेरे को तो पहले ही बाहर निकाल दिया, पहली चीज, क्योंकि सेलर बहुत है। दूसरी चीज, अगर मैं बोलता हूं कम कर देता हूं, तो ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट मार्जिन मर जाएगा। बेशक लोग मेरे साथ बहुत ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन मेरा प्रॉफिट नहीं आएगा मेरे पास, क्योंकि फर्म ने बोला है कि अगर 40 बेचोगे तभी प्रॉफिट आएगा, क्योंकि 38 रुपए का तुम्हें पड़ा है, तुम 40 का ही बेच सकते हो, पहली चीज। तो फर्म जो है वो पर प्राइस टेकर्स हैं, दे आर नॉट प्राइस मेकर्स। एमसीक्यू बनते हैं इसमें से, ये परफेक्ट नॉलेज, ये सब एमसीक्यू है, ठीक है। इट इज रिगार्डेड एज मिथ, बट देयर आर फ्यू, लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम की मार्केट, क्योंकि गोल्ड तो हर जगह होमोजीनियस ही मानते हैं लोग, बाकी डिपेंड करता है। अब इसकी प्राइस डिटर्मिनेशन भी देखेंगे, इसमें इंडस्ट्री की और फर्म की अलग अलग तरीके से हम लोग प्राइस निकालते हैं। हमको बेसिक इसमें फोकस रखना है शॉर्ट रन पे, लॉन्ग रन पे बिल्कुल भी बड़ा रेयर है, मतलब कि 99.99% शोरूम में लॉन्ग रन से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन वो पूछते भी हैं तो उसके लिए वो 2 क्वेश्चन पूछते हैं, वो दोनों मैं मार्क करके लाया वो। अब पहली चीज हमको ये पढ़ने की, हमको ये देखना है कि हाँ भाई पहले बोलो प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। अब देखो ये है इसका, मार्केट फोर्सेस ने डिसाइड किया कि ये डिमांड है, ये सप्लाई है, जहां पर बराबर होंगे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, और उस जगह के ऊपर इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर हमारा प्राइस सेट होगा कि इस प्राइस के ऊपर ये क्वांटिटी हमारी बिकेगी। अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो खराब हो जाएगा, प्राइस कम करेंगे तब भी खराब हो जाएगा, इक्विलिब्रियम उन्होंने ऐसे निकाला हुआ, ठीक है। ये सब अंदर लिखा हुआ है मेरा, इफ द प्राइस वर फिक्स्ड एट एनी अदर लेवल हायर और लोअर, मतलब कहीं और फिक्स करता, इक्विलिब्रियम नहीं होगा मार्केट के अंदर, कि यहाँ पे उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ सप्लाई, मेरी जो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो सामान अनसोल्ड चल जाएगा, अगर मेरी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम है तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे, देखो ऊपर हमने ये निकाला, मार्केट ने ऐसे किया था, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाला, ये देखो ये है, प्राइस सेम है, उसी हिसाब से फर्म का इंडिविजुअल कर्व ये होता है, मतलब कि डिमांड कर्व AR एंड MR इसमें इक्वल है। और मैंने ऊपर आपको एक जगह बताया भी था, मैं उधर वापस आ जाता हूं एक बारी, कोई बात नहीं बच्चों, इस चीज को दिमाग में डालना जरूरी है। ये देखो, इन द केस ऑफ कांस्टेंट AR प्राइस शेड्यूल द MR इज इक्वल टू AR, मैंने बताया है ये चीज कि हाँ भाई अगर आपका AR प्राइस सेम है और प्राइस आपका हर जगह सेम है, अब हमको इसमें पता चला है कि जो प्राइस है वो 10 ही है,
फर्म ने बोला 10 रुपए पे ही बेच सकते हो, ये इन्होंने फर्म ने बोला समझ लो 10 रुपए है तो 10 फिक्स हो गया तुम्हारा। तो इसका क्या मतलब है कि प्राइस AR तो सेम है, MR भी सेम है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इट इज सेम, प्राइस इज सेम, तो MR इज कांस्टेंट, MR भी सेम होगा। प्रूफ करो सर। करेंगे भाई प्रूफ। ये देखो सबसे पहले हम ये देखो ये दिया हुआ, इसमें हम लोग निकालेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहां पर बनेगा, जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होगी, वो है ये एरिया, ये इक्विलिब्रियम है। हमको पता चल गया कि प्राइस जो सेट है वो फर्म ने किया 2 रुपए, इसी जगह पे इक्विलिब्रियम मिलेगा। अगर प्राइस 2 रुपए है तो एवरेज रेवेन्यू भी 2 रुपए होगा, प्राइस और एवरेज रेवेन्यू सेम होता है, हाँ या ना, ठीक है। और हम लोग को यही पता चल गया मार्जिन रेवेन्यू भी सेम होगा। सर कैसे होगा, देखो अगर मैं प्राइस 2 रुपए उस पर आठ चीज़ें बेचता हूँ तो TR मेरा 16, अगर 9 बेचता हूँ 18, 10 बेचता हूँ 20, 11 बेचता हूँ 22, ये बेचता हूँ 24, ठीक है सर। एवरेज रेवेन्यू हमको पता सेम है। MR देखो 16, 18 में से 16 के 2, 20 में से 18 के 2, 22 में से 20 के 2, 24 में से 22 के 2, कांस्टेंट है, मतलब कि AR MR और प्राइस कांस्टेंट रहेगा। ये डिमांड कर्व है, AR भी सेम है, MR भी सेम है, प्राइस भी सेम है। पहली चीज दिमाग में डालो MCQ। ओके, परफेक्ट कंपटीशन में सर AR, डिमांड कर्व, प्राइस एंड MR आर इक्वल, चारों चीजें इक्वल होती हैं। और मैंने बताया था कंडीशंस 2 हैं इक्विलिब्रियम की, और ये जो 2 कंडीशंस हैं, ये चाहे आगे मोनोपोली पढ़ेंगे, चाहे मोनोपोलिस्टिक पढ़ेंगे, चाहे ओलिगोपोली पढ़ेंगे, ये ये जो दोनों कंडीशंस मैं बता रहा हूं ये सब में अप्लाई होगी। तो इसको ध्यान से समझ लो। वापिस समझा रहा हूं कि देखो MR जो होगा वो MC के बराबर होगा। इसका क्या मतलब है कि हाँ भाई यही एक एरिया है जहां पर मुझको फायदा होगा। अगर मेरा MR ग्रेटर देन MC है तब तो और फायदा है, लेकिन अगर कॉस्ट मेरी ज्यादा होगी रेवेन्यू से, कॉस्ट रेवेन्यू से ज्यादा है तो मुझे लॉस हो जाएगा। पहली कंडीशन ये है कि MR इज इक्वल टू MC होना चाहिए मेरा। दूसरी चीज, MC कर्व शुड कट MR फ्रॉम बिलो, मतलब कि हमने पहले उसमें पढ़ा था, हमने जब कर्व्स निकाले थे तो MC ऐसे U शेप कर्व था, ठीक है, ये याद रखना। तो MC जो भी होगा ना उसकी हमेशा ये वाली साइड काउंट होगी। 2 कंडीशन अभी प्रूव करेंगे हम इन 2 कंडीशंस को। देखो अब आगे हम लोग शॉर्ट रन के ऊपर। अब देखो मैंने बताया आपको शॉर्ट रन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट रन को मत छोड़ना। शॉर्ट रन के अंदर देखो मैं आपको MCQ सीधे मार्क करके दूंगा, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि इसका काम आता है, समझ आता है। देखो पहली चीज हमको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट रन के अंदर एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो फर्म्स है उनको ये तीनों चीजें होंगी। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब MC इज ग्रेटर देन MR इज ग्रेटर देन MC, रेवेन्यू ज्यादा है। नॉर्मल प्रॉफिट MC इक्वल टू MR, लॉस मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू से। शॉर्ट रन मतलब कि छोटे टाइम पीरियड में ये तीनों चीजें एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म या मार्केट फेस करेगी। अच्छा सर चलो भाई आ जाओ, ये हमको पता चल गया कैसे निकाला था, ये तो हमें पता ना ऐसे निकलता है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब हमको फर्म के ऊपर निकालना है ना। देखो हमको पता है फर्म का जो डिमांड का वो ये है, MR तो ये है। अब कंडीशन उन्होंने बताई है कि ये देखो ये ऐसे निकलता है, ये MC कर्व है, U शेप होता है ना MC कर्व। अब कंडीशन ये है, बच्चे बोलेंगे सर ये देखो 2 जगह A भी पॉइंट है और B भी पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट इक्विलिब्रियम के हैं। भाई 2 पॉइंट कैसे निकल सकते हैं इक्विलिब्रियम के? देखो मैंने बताया MC इक्वल टू MR, ये पहली कंडीशन तो दोनों इन 2 जगह फुलफिल हो रही है, लेकिन मैंने ये भी बताया MC का पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए। पॉजिटिव स्लोप का मतलब है इट शुड राइज, ठीक है। MC यहां पॉजिटिव स्लोप में है, ये राइज किया, तो ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मतलब कि ये मेरा प्राइस है, मतलब कि MR MC इक्वल टू MC भी हुआ, MC राइजिंग भी है, दिस इज माई इक्विलिब्रियम प्राइस। ये देखो पॉइंट R इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट, यही अंदर लिखा हुआ है, मैंने पूरी कहानी यही लिखी है अंदर कि हाँ भाई इसके अंदर ये जो R पॉइंट है दिस इज एन इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पर MC राइज कर रहा है और MC MR के बराबर भी है, ठीक है। आ जाओ भाई, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि प्राइस इज ग्रेटर देन AC, मतलब कि एवरेज रेवेन्यू का AC से एवरेज कॉस्ट से ज्यादा। अब देखो
एवरेज हमने पढ़ा था कंसेप्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी थी? एक्सप्लिसिट वाली जो हमको दिखती थी, मतलब कि रियल जो कॉस्ट थी, हम पे करके दिख रहे हैं, वेजेस, सैलरी, रेंट, ये सब है। इम्प्लिसिट कौन सी है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब कि नेक्स्ट जो अभी अपॉर्चुनिटी हमने छोड़ी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कि जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमने छोड़ा है इस चीज़ को अपनाने के लिए, उस चीज़ के लिए। ठीक है, अब हमको ये चीज़ दिमाग में रख लेनी है, एक चीज़ दिमाग में डाल लो कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? जब हमारा गैप, समझ लो, मैंने एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये एग्जांपल है, सपोज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट इज 20,000। ओके, इफ द फर्म इज सेलिंग द प्रोडक्ट एट 20, मतलब कि 20,000 अपॉन 1000 किया, 3 जीरो गए तो ए आर निकला 20, प्राइस निकला 20। ठीक है, अगर 20 इज इक्वल टू 20 है तो इट मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट है। अगर यही 20, समझ लो मेरे को जो हो रहा था वो 22 था, वो ग्रेटर है 20 से, मतलब मेरा रेवेन्यू ज़्यादा बन रहा है, कॉस्ट मेरी इतनी बन रही है, तो ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, तो मैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा हूँ। यही चीज़ आपको मैंने बतानी थी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है, क्या लीज लेके जाई जाती है। ठीक है, चलो भाई, ये चीज़ आपको समझ आ गई। इट इज़ अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट 2 रुपये के हिसाब से। अब देखो, हमको ये पता है ये चीज़ ऐसे होती है, ए आर एम आर और प्राइस एम होता है, डिमांड का ये हो गया। दूसरी चीज़ एम सी निकला, ये एम सी है, मार्जिनल कॉस्ट। एम आर के बराबर है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये आ गया, ये भी सर समझ गए, इतना तो हमको बताया। ए टी सी क्या है सर? ये एवरेज कॉस्ट का कर्व है। ए टी सी मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट का कर्व है, वो भी हमने पढ़ा हुआ पिछले कॉस्ट के अंदर। अब देखो, एवरेज कॉस्ट निकली, ये पॉइंट निकला मेरा, ये वाला एवरेज कॉस्ट का। अब देखो, फर्म जो है उसकी कॉस्ट ये है, बेच वो इतना रही है, ऑब्वियस ही बात है उसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है इतना, तो ये सब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, ज़्यादा कमा रहा हूं मैं। अब इसी जगह पे अगर अगर ये देखो, अगर मेरा, मैं बोल रहा था ना आपको 20 और 20 बराबर है, तो नॉर्मल प्रॉफिट है, मतलब कि ये तीनों चीज़ें, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एम आर, ये तीनों चीज़ें एक ही जगह पे लाई कर रही हैं। फर्म को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन लॉस भी नहीं हो रहा है, फर्म जो है अपनी कॉस्ट कवर कर रही है। इट मीन्स इट इज़ ऑन ब्रेक इवन पॉइंट, जितना बना रही है उतना बिक रहा है और उतना पैसा उसको आ रहा है, मतलब कि मैं 20 रुपये लगा रहा हूँ, 20 मुझे आ रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा हूँ मैं। चलो भाई आगे, लॉस भी हो सकता है सर, मैंने आपको बताया था लॉस भी होगा। लॉस कब होगा? ये देखो, अब देखो, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर फर्म लॉस बियर कर लेती है अपने लिए। अगर उसको दिखता है कि लॉस, एक टर्म होता है लॉस उसका दिखता है उसको ज़्यादा हो गया, तो वो मार्केट से ना प्रोडक्शन बंद कर देती है और वो बाहर बैठ जाती है थोड़ी देर के लिए, वो प्रोडक्शन बंद करती है, इंडस्ट्री से एग्जिट नहीं करती। जैसे उसको दिखता है ना कि अब सब सही हो गया वापस, तो वापस फर्म कूद के वापस आया था कि हाँ भाई एवरीथिंग इज ऑलराइट, मैं आ चुकी हूँ वापस काम करने के लिए। अब देखो, इसी जगह पे देखो, अब हमको पता था, ये देखो, ये आ गया, ये आ गया, ये निकला पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये निकल गया, प्राइस ये है, लेकिन फर्म का जो एवरेज कॉस्ट है, जो फर्म की कॉस्ट है वो ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इतना तक वो बेयर कर रही है, तो वो सब लॉस में आ जाएगा। मतलब कि पॉइंट बी ए पी ई, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये हमारा लॉस बता रहा है। इसी जगह पे अगर मैं उल्टा बात कर रहा हूँ, जब मेरे को दिख रहा है कॉस्ट कम है तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, अगर बराबर है तो मैं बराबर चल रहा हूँ। अगर इसी को पेपर में, अब देखो पेपर में कैसे नहीं, अब आपको याद, आप ये सब कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए, एवीसी, एफसी, एमसी, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाला था, ये सब याद रखने। इसी चीज़ को ना प्लीज़ एक बार प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे। देखो ये चीज़ें दी हुई हैं, दो टोटल कॉस्ट, क्वांटिटी दी हुई है, ये आपको निकालना, मैंने आपको इधर रख तो दिया मैंने सब सामने कि हाँ भाई ये है, ये सब रख दिया। अब इसके अंदर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है सब कुछ। अब देखो, अब मैं अगर इसमें लेट करी फिफ्थ, ये सब कुछ दिया हुआ है, तो मैं फिक्स कॉस्ट लेट कर लूँ अगर 100, क्योंकि पहले देखो, अगर देखो आपको समझ नहीं आया, लेट नहीं किया मैंने, चलो अगर मैं बोलता हूँ मैंने लेट कर लिया, देखो अब लेट से तो आप समझ जाओ। अब देखो एक चीज़, जब मेरी क्वांटिटी जीरो थी ना, तब भी मेरे को कॉस्ट पड़ रही थी 100 रुपये, मतलब कि ये मेरे लैंड है, ठीक है,
मैंने इस पर कुछ ही प्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं किया, तब भी मुझे 100 रुपये पड़ रहे थे। वो रेंट भी हो सकता है ना इसका, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। तो मतलब कि मेरी फिक्स कॉस्ट आउटपुट नहीं भी होता, फिक्स कॉस्ट तब भी होती है, मैंने बताया था। इट मीन्स जीरो आउटपुट पे मेरी है, तो इसका ना फिक्स कॉस्ट मेरी 100 हो गई। और फिक्स कॉस्ट का एक चीज़ रहती है, फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, फिक्स कॉस्ट नेवर चेंज, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, चाहे मैं 10 यूनिट बनाऊं, चाहे मैं 100 यूनिट बनाऊं, चाहे मैं 500 यूनिट बनाऊं। फिक्स कॉस्ट, अगर मेरा रेंट है इस फैक्ट्री के अंदर, जो मेरा रेंट 10,000 रुपये है, वो 10,000 ही रहेगा ना, मैं 20,000 थोड़ी ले लेगा मेरे से बंदा। ये चीज़ तो हमको पता है सर। चलो भाई, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है? टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है TFC प्लस TVC। याद है? नहीं, शुक्र है कुछ तो याद रखो। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी? पहली की तो ऑब्वियसली बात है, वेरिएबल कॉस्ट का आउटपुट जीरो तो जीरो ही रहेगी। फिर 110, 200, 300, 440, 690, 960। ठीक है, यहाँ तक तो हमको सर पता। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग? इसको माइनस करके ना, याद है ना? या याद है? कुछ नहीं है, चलो मार्जिनल कॉस्ट बाद में निकालते हैं फिर। इसी टेबल को मुझको कंप्लीट करके दो। देखो बेशक है, लेकिन इधर मैंने इसको अब दिया हुआ है आंसर, लेकिन मैंने आपको एक रिवाइज करने के लिए एक चीज़ दे दी कि हाँ भाई पूछ सकते हैं वो लोग, कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, कि हाँ भी देखो बिटवीन 10 to 20 बर्गर्स व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट, मतलब कि इसके पीछे मार्जिनल कॉस्ट कितनी आई है, पूछ सकते हैं टेबल में। वो लोग बोलेंगे निकाल के दो भाई, तो ये रिस्क मत लेना, तो ये निकालना आपको आना चाहिए, ज़रूरी है। चलो भाई आगे। लॉन्ग रन मैंने बोला आपको इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बस लॉन्ग रन में एक चीज़ याद रखनी है आपने, बस मैं कह रहा हूँ एक चीज़ याद रख लेना, रिस्क नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है? जब भी लॉन्ग रन के ऊपर बात होगी परफेक्ट कंपटीशन में ना, हमेशा फर्म को ये होगा, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट, हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होगा लॉन्ग रन के अंदर फर्म को। कुछ कहानी याद मत करो, सिर्फ ये याद रख लो एक नॉर्मल प्रॉफिट होगा। दूसरी चीज़ याद रख लो ये वाली, शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन की मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू MR। उसमें हमने पढ़ा था नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या है? एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस इक्वल होगा। मैंने पढ़ाया है तो ये मत बोलना सर नहीं, ये देखो एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, MR सब एक ही पॉइंट पर बराबर, और प्राइस सब बराबर है। तो इसके अंदर ही वही लिखा हुआ मैंने, शॉर्ट रन की और लॉन्ग रन की सब कुछ बराबर होनी चाहिए, ठीक है? ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, कुछ इसमें बदलना नहीं है, ठीक है? और कुछ भी कहानी नहीं, ये सब याद रखना। दूसरी इसमें पढ़नी है, LMC कट्स LSE एट्स मिनिमम पॉइंट। लॉन्ग रन का मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन की मार्जिनल कॉस्ट LSE लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट पर काटता है। दूसरी, शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट लॉन्ग रन की शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट पे काटता है। देखो लॉन्ग रन की मार्जिनल कॉस्ट है ना, ये समझ लो ये है लॉन्ग रन की मार्जिनल कॉस्ट। ये लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट का तो हमको याद है, ये इसको काटा, मिनिमम है जब LMC कट LSE एट मिनिमम पॉइंट, SMC मतलब कि ये देखो, ये तो हमको पता ही है यार कि SMC मतलब शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट है, जो इसी डायग्राम में आ जाओ, शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट ये है, और शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट को ये मिनिमम पॉइंट पर भी ये भी काट रही है, तो ये भी पॉइंट हो गया। तो मिनिमम पॉइंट ऑफ LSE जो है, मतलब कि ये जो मिनिमम पॉइंट है ना, ये इक्विलिब्रियम है लॉन्ग रन का। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? देखो पहली चीज़ हमने पढ़ी, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी, परफेक्ट कंपटीशन की जो इक्वेशन है इक्विलिब्रियम की, वो ये है लॉन्ग रन में। तीसरी चीज़, LMC कट्स LSE एट्स मिनिमम पॉइंट, SMC कट्स SSE एट्स मिनिमम पॉइंट, लास्टली मिनिमम पॉइंट ऑफ LSE। पेपर में पूछ सकते हैं कि LSE का जो अगर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, या मीडियम पॉइंट है, कुछ भी है, मिडल पॉइंट है, उसका मिनिमम पॉइंट है LSE का, वो हमारा इक्विलिब्रियम निकलता है। चलो भाई आ जाओ आगे, ठीक है?
और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी पढ़ लेना कि फर्म प्रोड्यूसिंग ऑप्टिमम आउटपुट एट ऑप्टिमम कॉस्ट इज कॉल्ड ऑप्टिमम फर्म। व्हाट इज कॉल्ड ऑप्टिमम फर्म? जो आउटपुट जो प्रोड्यूस करती है वो ऑप्टिमम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करती है, वो आउटपुट, वो ऑप्टिमम फर्म है। चलो भाई आगे आगे हम लोग मोनोपोली पे। परफेक्ट कॉम्पिटिशन हमने देखा, शॉर्ट रन पे तीनों किस्म के सुपर नॉर्मल, नॉर्मल और लॉसेस भी आ रहे हैं। लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है। इसी जगह पे अब मोनोपोली की बात करेंगे। मोनोपोली क्या होती है? एक लौता बंदा, एक ही इंसान, अलोन टू सेल, ठीक है ना, सिंगल सेलर है पूरी मार्केट में, एक ही सेलर है। जैसे कि हम बात करें रेलवे, इंडियन रेलवे देखो, एक ही बंदा ना गवर्नमेंट चला रही है। अब वो जो मर्जी प्राइस दे, जो मर्जी दे, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम बोलते हैं वो मोनोपोली में चल रहा है। न्यूक्लियर पावर इंडिया की गवर्नमेंट के पास है सारी, मोनोपोली है उसकी, सिंपल सी बात है। तो एक ही सेलर है। और इस चीज़ का अब रेलवे का सब्सिट्यूट देखो, क्लोज सब्सिट्यूट तो कोई नहीं है ना रेलवे का, रेलवे का सब्सिट्यूट तो रेलवे ही है। अब रेलवे पूरी ही गवर्नमेंट की है, तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का? तो क्लोज सब्सिट्यूट्स भी नहीं होंगे इसके। फीचर्स क्या है? वापिस बोल रहा हूं मैं, इस चीज को मत छोड़ना कि फीचर्स के बेसिस के ऊपर तुम कुछ छोड़ दो। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं कि सिंगल सेलर है प्रोडक्ट का। दूसरा, बैरियर्स टू एंट्री है, आसानी से एंट्री नहीं मिलती भाई। उसमें क्या था, फ्री एंट्री एंड एग्जिट था ना, इसमें एंट्री के बहुत तगड़े बैरियर्स लगाए हैं उन्होंने, नहीं घुसने देते वो लोग, ऐसा करके उन्होंने फाटक लगाया था कि घुस नहीं सकते। तीसरा, सब्सिट्यूट नहीं है भाई। रेलवे का सब्सिट्यूट क्या है? आप बोल दोगे सर गाड़ी, नहीं, रेलवे का सब्सिट्यूट रेलवे ही है। रेलवे का सब्सिट्यूट अगर क्लोजली काउंट करो तो मेट्रो में काउंट कर लूंगा, लेकिन मेट्रो भी तो गवर्नमेंट की है, मेट्रो कौन सी मेरी है? तो ये भी आप याद रख लो, नो क्लोज सब्सिट्यूट। अब सर क्लोज सब्सिट्यूट के अंदर एक चीज़ आ रहा है, अब देखो जब सब्सिट्यूट ही नहीं है तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, CED क्या होगी, जीरो, सब्सिट्यूट ही नहीं है सर, ठीक है। उसी जगह जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, इन इलास्टिक। प्राइस इलास्टिसिटी मोनोपोली के अंदर क्या होगी, इन इलास्टिक, क्योंकि इसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है तो मैं कहीं शिफ्ट नहीं कर सकता, नेसेसरी। रेलवे तो रेलवे जाना ही है, तो रेलवे में ही जा सकता हूँ, ट्रेन में ही जा सकता हूँ भाई मैं, वही चीज़ आ गई। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1, मतलब इन इलास्टिक। तीसरा, स्टीप डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, बताऊंगा कैसे निकलता है। ऐसे होता है स्टीप का मतलब ये साथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल, स्टीप है काफ़ी, मतलब कि ऐसी चढ़ाई है, ऐसी। एक होता है ना कि हाँ भाई बिल्कुल बोलते हैं, बोल कि हाँ भाई ये सीधी ढलान है, बिल्कुल वो सीधी ढलान है ये, तो ये है। फिर आगे मार्केट पावर, मोनोपोली फर्म हैज एबिलिटी टू चार्ज अ प्राइस अबव मार्जिनल कॉस्ट। भाई मोनोपोली फर्म कुछ भी प्राइस चार्ज कर सकती है अपनी, जब समझ लो 10 रुपये कॉस्ट है ना उसकी, वो 50 रुपये चार्ज कर सकती है ताकि वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाए, उसकी मर्जी है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। चलो भाई, इफ वन प्रोड्यूसर एक्सक्लूड्स कंपटीशन, अब समझ लो मेरा प्रोडक्ट है, उसके ऐसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है ना, इतना कुछ इतना अच्छा है ना, वो इतना सही प्रोडक्ट है ना, लोग ना उसको ना नहीं छोड़ सकते। उसके बेशक सब्स्टिट्यूट है, लेकिन मेरे प्रोडक्ट के अंदर कोई यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, तो तब भी ना मैं एक मोनोपोली बना सकता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट की मोनोपोली है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि हाँ भाई, अब देखो बेशक मोबाइल फ़ोन्स की मार्केट ओलिगोपोली में गिनी जाती है, लेकिन अगर सोचो मैं एप्पल का जो प्रोडक्ट है, एप्पल कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाता है, उसके और भी कॉम्पिटिटर है, ऐसा प्रोडक्ट बना लिया मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना चुका हूँ मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से वो ऐसा यूनिक फीचर बन गया मेरे लिए कि हाँ भाई मेरा कस्टमर नहीं टूटेगा। एप्पल बोलते रहता है ना मेरी प्रीवियसी सबसे खतरनाक है, तभी एप्पल का कस्टमर नहीं टूटता, प्रीवियसी के मामले में एप्पल नंबर 1 चल जाता, तो उसकी मोनोपोली अपनी आ जाती है पकड़ के, वो चीज़ है, उसको ही मोनोपोली बोल सकते हैं हम लोग। चलो भाई, अब मोनोपोली सर अराइज कब होगी, फैक्टर क्या क्या रीज़न है, मोनोपोली कैसे बन जाएगी। सबसे पहला, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल ओवर स्कार्स रिसोर्सेज है, मेरा कंट्रोल बहुत अच्छा रिसोर्सेज के ऊपर, इनपुट्स के ऊपर, मैं नहीं छोड़ने देता। दूसरा, मैंने उनको कंट्रोल, यूनिक प्रोडक्ट को कंट्रोल किया हुआ मैंने, जिसको बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत कॉस्टली है। तीसरा, गवर्नमेंट ने मुझे एक्सक्लूसिव राइट्स दे दिए, मतलब कोई माइन है उसको मैं ही खोद सकता हूँ, जो करना है कर लो, मैं राजा हूँ, मोनोपोली है भाई मेरी। मोनोपोली पता क्या होता है, मैं ही राजा मैं ही मंत्री, वो बात है। दूसरा, मैंने कोई पेटेंट करा लिया, अब जैसे मैंने भी रिसेंटली कहीं पढ़ रहा था मैं, कोई ना कंपनी है फ्रिज वाली, उसने क्या किया अपना ना
कोई दरवाजे से उसके ना अच्छी हवा आती है, ठंडी ठंडी हवा आती है, तो उसने पेटेंट करा दिया। तो अब और कोई कंपनी, उस फ्रिज वाली कंपनी ना, उसमें कोई याद नहीं है कंपनी का नाम, शायद से सैमसंग है, शायद से वर्लपूल है, मुझे नहीं याद है। समझ लो किसी ने करवा लिया है, अब चलो XYZ किसी ने करा लिया। अब वो जो उसने पेटेंट करा लिया ना, उसकी ये टेक्नोलॉजी कोई और यूज़ नहीं कर सकता, तो उसने पेटेंट करा लिया, तो वो भी उसकी मोनोपोली हो गई। फिर कॉम्बिनेशन बना लिया मैंने, कार्टेल बना लिए हैं भाई, कि हमने कॉम्पिटिटर को बाहर निकाल दूँ। समझ लो मैंने ये 1 2 3 4 फर्में थे, हमने चारों ने दोस्ती कर ली। तो दोस्ती कर ली ना, तो समझ लो हम चारों के पास ये प्रोडक्ट था, तो हमने मोनोपोली बनाई हुई है अपनी, कि भाई ये प्रोडक्ट हम 100 का ही बेचेंगे। वो चीज़ गुडविल, समझ लो कुछ फर्म्स होती हैं उनकी इतनी गुडविल है ना, तो ना उसकी वजह से वो इंचार्ज बन जाते हैं, हेड बन जाते हैं ऊपर, सबको कंट्रोल कर सकते हैं वो। तो उसकी वजह से, तो गुडविल की वजह से बैरियर्स बन जाते हैं। कि मैं समझ लो जैसे कि मैं बोलता हूँ मैंने मोबाइल के लिए कोई कंपनी खोल रहा हूँ, और यार जियो की गुडविल, एयरटेल की गुडविल थोड़ी तोड़ सकता हूँ मैं, तो उसकी वजह से मैं डरूंगा, मैं बोलूँगा यार नहीं, जाना ही नहीं अंदर, तो बैरियर टू एंट्री। कुछ लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है। अब जैसे कि इसके अगर आप मोनोपोली ले रहे हो किसी प्रोडक्ट की, तो ऑब्वियसली आपके लीगल रिक्वायरमेंट्स, आपके ऊपर ना बहुत लोगों की नज़र होगी, गवर्नमेंट की बहुत नज़र होगी। तो उस वजह से भी ना मैं एंट्री नहीं डालूंगा, डिस्करेज हो जाऊंगा, बोलूँगा नहीं यार रहने देता हूँ, बहुत बहुत ताम झाम है, बहुत सरकारी काम है, तो इसलिए एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस यूज़ कर सकती है फर्म। जैसे जियो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जियो है। पहले 2 साल सब फ्री दिया, बाद में आप पैसे चार्ज कर रहे हैं। अब उन्होंने जब 2 साल फ्री दिया ना, उसका एक टैक्टिक क्या था कि जो छोटे मोटे प्लेयर्स हैं ना मार्केट में, उनको उन्होंने मच्छर बना के लात मार दी। कितनी एयरसेल बंद होगी, कितनी कंपनियां बंद होगी। अब गिने चुने कंपनी है, एयरटेल है, BSNL है, जियो है, और एक वी है। इन्होंने कार्टेल बना दिया, वोडाफोन और आइडिया ने। बता रहा था ना मैं आपको, ये कार्टेल वाला सिस्टम। इन्होंने बोला कि हम इतने छोटे छोटे फर्म्स हम इकट्ठे आ जाते हैं, हमें कार्टेल बना लेते हैं, हम दोनों साथ चल जाते हैं। अब छोटी छोटी, अब ये जियो ने कितने लोग बंद कर दिए, वो भी एक नुकसान हुआ। और दूसरी एक बात को मैंने बताया कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, स्टार्टअप कॉस्ट कि, और उसके बाद इसके साथ हमको नॉलेज भी चाहिए काफ़ी टेक्निकल, कि अगर हमने इनोवेशन कोई किया तो उसके लिए हमें नॉलेज भी बड़ी चाहिए। और लास्टली नेचुरल मोनोपोली अराइजेज व्हेन देयर आर फ्यू लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़े थे, क्या होते हैं, जो हमारी फर्म को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस को कम करने में हेल्प करते हैं। कि मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले 10 थी, मेरी इतनी अच्छी इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने आप 5 होगी। कैसे होगी, मेरे मैनेजरियल स्किल्स अच्छे हैं, मेरे पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी चल रही हैं, उस वजह से। अ सिंगल फर्म कैन प्रोड्यूस इंडस्ट्रीज होल आउटपुट एट लोअर यूनिट कॉस्ट। ये भी चीज़ हो सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टेलीफोन। मोनोपोली कैसे है, टेलीफोन। आ जाओ भाई, टाइप्स। टाइप्स क्या है सर, एक होती है सिंपल, सिंपल मोनोपोली, एक होती है डिस्क्रिमिनेटिंग। मोनोपोली के अंदर सिंपल सा फंडा होता है, मोनोपोलिस्ट जो होगा ना वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट करता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या हो गया, समझ लो ये दिल्ली है, ये बैंगलोर है, बैंगलोर, ये है J&K, ये है बिहार। अब ये जो है ना, ये काफ़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है ना, समझ लो यहाँ पर ना वो एक चीज़ प्रोडक्ट बेचता है, वो बेचता है 100 रुपये का। इधर ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ नहीं है, यहाँ वही प्रोडक्ट ये बेचता है 70 रुपये का। प्राइस डिस्क्रिमिनेट हो रहा है कि यहाँ देखता हो, यहाँ पर रिच लोग ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पर मिडिल क्लास ज़्यादा रहता है। और मिडिल क्लास क्या बोलता है कि मेरे को सस्ता चाहिए सामान, भाई सामान तो यही चाहते हैं भाई, हमें सामान मिल जाए सस्ता। तो दिल्ली वाले और ये जो बैंगलोर वाले जो रिच क्लास पीपल हैं, वो बोलते हैं कि भाई कोई बात नहीं, 100 रुपये कोई बात नहीं, खर्च लेते हैं, उनके लिए 100 रुपये कुछ नहीं होते। तो उस हिसाब से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होती है। तो सर सिंपल मोनोपोली क्या करती है, सिंपल मोनोपोली, मोनोपोलिस्ट चार्ज यूनिफॉर्म प्राइस फ्रॉम ऑल द बायर्स। मतलब कि दिल्ली बैंगलोर बॉम्बे J&K हरियाणा, हर जगह सेम प्राइस है, 100 है तो 100 ही लग रहा है। डिस्क्रिमिनेशन कौन सी होती है, कि मतलब कि दिल्ली से वो 100 ले रहा है, बैंगलोर से बॉम्बे से 100 ले रहा है, J&K से वो 70 ले रहा है, ठीक है, हरियाणा से वो 80 ले रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है वो चीज़ होती है डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाना है यार, उन्होंने तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके रेवेन्यू कर्व पे आ जाते हैं हम लोग भाई। सिंपल चीज़ है, रेवेन्यू कर्व आपको मैंने बताया इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग है और काफ़ी स्टीप है, ठीक है। तो अब इस पे आए थे, स्टीप मतलब कि ढलान है, सीधी ढलान है, ये सीधी ढलान। तो अब देखो, अब ये चीज़ याद रखनी है हम लोग, मोनोपोलिस्ट जो है ना वो प्रोडक्ट बनाता है, उसके पास सिंगल है अपना कि हाँ भी मैं,
अगर वो चाहता है कि मेरा, समझ लो वो बोलता है कि 5 यूनिट में बेच दूंगा 50 पे, अगर उसने 6 बेचने हैं ना तो वो प्राइस बढ़ा नहीं सकता, उसको कम करना पड़ेगा। 5 बेचने हैं, अगर उसने 7 बेचने हैं तो उसको और प्राइस कम करना पड़ेगा। 8 बेचने हैं और प्राइस कम करना पड़ेगा। तो मोनोपोलिस्ट को एक चीज़ दिमाग में रखनी पड़ती है, अगर उसने अपना सेल बढ़ानी है, सेल उसको इंक्रीज करनी है, तो उसको प्राइस नीचे करना पड़ेगा। ये चीज़ है, इसका ही रीज़न है कि ए आर और एम आर उसका फॉल नीचे गिरता रहता है। ए आर और एम आर उसका फॉल करेगा हमेशा। ठीक है, जैसे कि ये टेबल आपको दिखाता हूँ मैं, टेबल को जूम इन कर लेते हैं, रुको, जूम इन हो गया। देखो पहली चीज़ अपनी मर्जी है, ए आर प्राइस 3 पे होता है। अब देखो क्वांटिटी इंक्रीज की, ज़्यादा बढ़ानी, बढ़ाई 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 11 पे आया, प्राइस देखो कम होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने आपको बोली। अब ये जब अब देखो इसका टी आर कैसे निकलता है हमको पता है सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसका मल्टीप्लाई करें। अब एवरेज, अब मार्जिनल रेवेन्यू को देखो क्या हो रहा है, प्राइस गिर रहा है, इस जगह मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा गिर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस ज़्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू से। इसको हटाओ 1 मिनट, मतलब प्राइस ज़्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू से, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। तो उसी को ग्राफ में कैसे शो किया हो, ये देखो। अब ए आर इन्होंने टच कर दिया है, बट इधर होता नहीं है ए आर टच, इसको आप यहीं पर रोक देना। ठीक है, यहीं रोक देना, ए आर टच नहीं करता। यही चीज़ हमने पढ़ी, एम आर नेगेटिव हुआ, ये देखो 0 हुआ, नेगेटिव भी जा रहा है। ए आर नेगेटिव नहीं होता, 0 भी नहीं होता, ये भी याद रख लेना भाई, ए आर 0 नहीं होता। अगर ए आर ही 0 हो गया तो आउटपुट 0 है, समझ लो। अब देखो इससे हमें कुछ तो देखने को मिल रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, हाँ सर। दूसरी चीज़ स्टीपर है, स्टीपर का मतलब क्या होता है कि हाँ भाई ढलान ज़्यादा खतरनाक है। तीसरी चीज़ रिलेशन निकालो ए आर एम आर का, ए आर फॉल कर रहा है, एम आर भी फॉल कर रहा है, हाँ सर, ए आर फॉल, एम आर भी फॉल, सर ओके। दूसरा एम आर ज़्यादा फॉल कर रहा है ए आर से, एम आर फॉल मोर ए आर से। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, देखो एम आर 0 भी, एम आर जो है आपका फॉल तो कर रहा है, पॉजिटिव भी है, 0 भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन ए आर जो है हमेशा पॉजिटिव रहता है। इधर 0 डायग्राम में आ गया है, उसको अवॉइड कर लेना कि ए आर हमेशा पॉजिटिव रहता है, 0 भी नहीं होता। लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो वाई, ये जो हमारी एक्सिस है ना, ये वाली एम आर इसमें जो है और ये जो है ये सेम है, डिफरेंस। ठीक है, मतलब कि एम आर इक्वली डिवाइड करता है, एम आर जो है वो इक्वली डिवाइड करता है इसको, मतलब ए आर एम आर बोथ नेगेटिवली स्लोप, एम आर कर्व इज ट्वाइस दैट ऑफ ए आर, ये देखो। ठीक है, एम आर कर्व कट्स द हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन वाई एक्सिस एंड ए आर इनटू इक्वल पार्ट्स, ये देखो इक्वल पार्ट्स में कट किया। ए आर कैन नॉट बी 0, ये देख लो यार, यहाँ पर इन्होंने 0 गलती से कर दिया, इसको हटा लेना यार। ठीक है, जब डायग्राम बनाओगे ना तो प्लीज़ एक चीज़ ध्यान में रख लेना, डायग्राम ऐसे बनाना यार, ये एम आर है, ये ए आर है, प्लीज़ यार। ए आर 0 भी नहीं होता तो इसलिए गलती से हो जाता है, बट एम आर कैन बी 0 और नेगेटिव। रिलेशन आ गया। अब हम आ गए इसके ऊपर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के। हाँ भाई ये क्या चीज़ दिमाग में लगाता है, इक्विलिब्रियम कैसे निकालता है। देखो कंडीशन 2 हमेशा याद रखनी है, एम आर इज इक्वल टू एम सी। दूसरा सेकेंड वाली कौन सी थी भाई, कि एम सी मस्ट बी राइजिंग, मतलब कि एम सी मस्ट बी राइजिंग, ऊपर जाना चाहिए एम सी, फिर होगा। ठीक है, चलो भाई हमने ये बना लिया ग्राफ। चलो एम आर ए आर, एम सी ने कट किया, ये कट किया, कहाँ कट किया, स्लोप देखो ये आ गया, स्लोप ये आ गया भाई, इक्विलिब्रियम। सिंपल लॉजिक है, वही चीज़ है यार, एम सी इज इक्वल टू एम आर होना चाहिए, एम सी एम आर के बराबर है और एम सी राइज हो रहा है, हाँ सर ओके। अब अब इसके अंदर
मोनोपोलिस्ट जो है क्या वो अर्न करता है भाई शॉर्ट रन में? शॉर्ट रन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट रन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, चाहे मोनोपोली के अंदर सुपर नॉर्मल, नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल लॉस तीनों अर्न होंगे। प्रूव करना है, प्रूव करेंगे। देखो प्रॉफिट कब हो रहा है ज़्यादा, ये देखो, इसको खोलते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं भाई। एमसीक्यू तो मैंने बता दिया कि मोनोपोलिस्ट जो है वो तीनों अर्न कर रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट भी कर रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कर रहा है अर्न वो, और वो नॉर्मल लॉस भी हो रहा है उसको। लेकिन सर कैसे, अभी आपको मैंने बताया। देखो ये चीज़ें आपको ये यार ये चीज़ दिमाग में बिठा लो। पहले दो कंडीशंस कौन सी है, एम सी इज इक्वल टू एम आर, दूसरी कंडीशन है एम सी मस्ट बी राइजिंग। दो कंडीशन हो गई, उसको साइड। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जब एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से। नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का हो गया। नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जब एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट बराबर है। ठीक है, अब देखो ये आ गया हमारा यहाँ पर, ये आ गया एम आर, ये बना इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये देखो यहाँ पर एम सी ने एम आर को काटा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, कायदे से ये काटा था इसको, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होना चाहिए था। अब हमने एवरेज कॉस्ट भी देखनी। अब एवरेज कॉस्ट क्या बता रहा है इधर, ये बता रहा है जो एवरेज कॉस्ट है वो ये है। समझो समझो बच्चों समझो यार, इसको ना ऐसे खुद ही बनाना बेटर रहेगा, जगह मेरे को थोड़ी सी, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये देखो अब ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा आ गया एम आर, ये मेरा आ गया ए आर। कंडीशन ये है, ये एम सी एम आर आ गया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। हाँ सर ये इक्विलिब्रियम है मेरा, दूसरे से बनाता हूँ इसको। अबे यार पूरा ही हट गया, कितना अच्छा है यार ये। चलो भाई इसको भी थोड़ा छोटा कर ही लेते हैं अब। चलो एम आर ए आर, सर ये एम सी गया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया सर आपका। चलो भाई यहाँ तक सीम समझ गए। अब देखो, अब ये बता रहा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुआ है मेरे को। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब मेरी कॉस्ट जो है, कॉस्ट कम होनी चाहिए। ठीक है, कॉस्ट कब कम होगी, ये देखो, इसी चीज़ को यहाँ तक समझ गए। अब देखो इधर आ जाओ, ये मेरी कॉस्ट है, यू शेप कर्व, कॉस्ट रेवेन्यू। अब देखो ये जो एरिया है प्रॉफिट, सिंपल लॉजिक। तो मतलब हमको सर ने बताया है कि फर्म ने, देखो एक्सप्लेनेशन सेम है, कंडीशन सेम है, बस यही याद रखना है। जिसको मतलब बच्चे ग्राफ के हिसाब से नहीं समझना वो तो चलो ठीक है, एमसीक्यू पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ये याद कर लो बस भाई, फिर बहुत है। ठीक है चलो भाई आगे आगे हम लोग आगे। अब कि सर लॉन्ग रन, अब देखो लॉन्ग रन मैंने आपको बेशक बोला इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं था, लेकिन हम तब भी उसको रीड कर लेंगे। पूरा ये सब वही लिखा जो मैं बता रहा हूँ। परफेक्ट कंपटीशन में भी यही हो रहा था, मोनोपोली में भी यही हो रहा था। आगे आगे हम लोग चलो, लॉन्ग रन में अंदर सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा फर्म को। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म को लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है, मोनोपोली में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। विल मेक लॉसेज इन लॉन्ग रन, लॉस होगा लेकिन वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करता है, ये याद रखना, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात की गई है। चलो भाई आगे, सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर आ जाते हैं अब। कि जब एक मोनोपोलिस्ट डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करे अपने सेम गुड या सर्विस के लिए अलग अलग मार्केट में, उसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि डॉक्टर, आपके उधर मोहल्ले में जाओ, डॉक्टर होगा, फ्री पेशेंट, जो बच्चे गरीब होंगे ना पेशेंट वगैरह, हो सकता है उनसे 100 रुपये फीस ले, जो कि रिच होंगे ना उससे 1000 रुपया भी फीस ले सकता है वो, कुछ से 800 लेगा, मिडिल क्लास वाले से बोलो 500 ले रहा है। तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर रहा है वो अपनी अपनी जगह पे। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर व्हेन अ प्रोड्यूसर सेल्स अ स्पेसिफिक कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, डिफरेंट बायर्स टू 2 और मोर डिफरेंट प्राइसेस। और इसका रीजन, अगर आपको बोले कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का रीजन क्या है, उसका रीजन बेटा कॉस्ट नहीं है, ये याद रखना। रीजन इज नेवर द कॉस्ट। क्योंकि देखो समझ लो एक ये ए प्रोडक्ट है, 2 फैक्ट्री में बन रहा है, यहाँ पर 10 रुपये लगेंगे, यहाँ भी 10 ही लगेंगे यार,
ये तो है नहीं ना एक प्रोडक्ट बनाने के एक जगह 10 लगेंगे, एक जगह 8 लग रहे हैं, एक जगह 7 लग रहे हैं। तो ये तो एक प्रोडक्ट बनाने के तो पैसे तो उतने ही लगेंगे। डॉक्टर बनने के लिए एक बंदा डॉक्टर बना है, अगर उसको मतलब 50 लाख रुपए डॉक्टर बनने में लगे हैं, तो क्या मतलब है उसका कि हाँ भाई अब 50 लाख उसको लगे हैं डॉक्टर बनने में, लिविंग बिहाइंड द रीजन, तो कॉस्ट तो उसकी इतनी लग रही है यार। तो कॉस्ट रीजन नहीं है इसका भाई, ये याद रखना। उसका एक ही रीजन है, पैसा, लालच, कि हाँ भाई अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट को बोलते हैं हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो ये करता है। ठीक है, डिफरेंट प्राइस चार्ज करना उस चीज़ को। ये एग्जाम्पल लिखे हैं उसके, जैसे कि सम कंट्रीज डम गुड्स एट लो प्राइस इन फॉरेन मार्केट्स, सम यूनिवर्सिटी चार्ज हायर ट्यूशन फीस फॉर इवनिंग, लोअर सब्सक्रिप्शन इज चार्ज फ्रॉम स्टूडेंट रीडर्स। मतलब कि कुछ जगह पे होता है ना हम लोग कि अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट है तो मेरा किराया 5 रुपये होता है। मैटाडोर में जाऊँगा ना मैं, कभी कभी हम बोलते हैं हमारे उधर लोकल्स में ना मैटाडोर या लोकल बसेज होती है ना, अगर मैं उनको बोलूँ स्टूडेंट हूँ, मेरे से 5 रुपये ले लेंगे। ठीक है, अगर मैं उनको देखता हूँ ना कि हाँ भी मैं उनको दिखता है ऑफिस जाने वाला बंदा है, स्टूडेंट नहीं है, तो मेरे से 10 लेंगे। ओल्ड एज वाले से हो सकता है वो 8 रुपये लेते हो। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं वो लोग, सिंपल सी बात है, ये वही है। चलो भाई आगे, कंडीशंस क्या सर चाहिए? कंडीशंस वही वापस बात आ गई, कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंटर इंपॉर्टेंट है। पॉइंटर क्या है? कंट्रोल होना चाहिए सेलर के पास सप्लाई का। ठीक है, दूसरा अपनी मार्केट को डिवाइड करना सब मार्केट में। समझ लो ये दिल्ली है ना, दिल्ली को मैंने आगे 50 हिस्सों में बांटा हुआ है। लक्ष्मी नगर मेरी अलग मार्केट है, करोल बाग अलग मार्केट है, ठीक है, राजेंद्र नगर अलग मार्केट है, ओल्ड राजेंद्र नगर अलग मार्केट है, ठीक है, उसके बाद मुखर्जी नगर मेरी अलग मार्केट है। ये सब मार्केट, न्यू अशोक नगर अलग मार्केट है। ये सब अलग अलग मार्केट को काउंट करके मैं चलूंगा, सब मार्केट्स बना के चल रहा हूँ मैं। ठीक है, तीसरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट सब मार्केट्स। मतलब जो मार्केट के अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा है, द मोनोपोली फिक्स ए हाई प्राइस फॉर हिज प्रोडक्ट फॉर दोज बाय हुज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज लेस देन 1। मतलब कि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 और एक होती है लेस देन 1। जहां पर लेस देन 1 है ना, मैं ज़्यादा प्राइस चार्ज करूंगा, प्राइस ज़्यादा। जहां ग्रेटर देन है प्राइस मोर। अब जैसे कि एग्जांपल लो, जहां ग्रेटर देन है प्राइस कम लगाऊंगा। जैसे कि एग्जांपल लो, एक मार्केट, जैसे दिल्ली में 2 हिस्से हैं, एक है रिच, एक है मिडिल क्लास। रिच वाले को फर्क पड़ेगा नहीं ज़्यादा, रिच वाले तो होते हैं ना हमारे, रिच वालों को वो इन इलास्टिक काम चलते हैं उनका, तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ प्राइस ज़्यादा भी चार्ज करूँगा ना, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। मिडिल क्लास वालों को बहुत फ़र्क पड़ता है, वो इलास्टिक होते हैं। अगर उनको दिखता है प्राइस बढ़ गया ना, तो वो लोग सामान छोड़ देते हैं, वो कहीं और भाग जाते हैं। वो बोलते हैं नहीं यार मेरे को लेना ही, वो पोस्टपोन कर देते हैं कंजम्पशन अपनी। वो बोलते हैं अभी ट्रेन की टिकट बड़ी महंगी, अभी नहीं जाऊँगा मैं, अभी प्लेन की टिकट बड़ी महंगी, अभी नहीं जाऊँगा मैं। प्राइस फ़र्क पड़ता है, वो देखते हैं ना कि समझ लो अगर मिडिल क्लास होगा ना, मैं हूँ ना, मैं देखता हूँ हाँ ट्रेन की टिकट आज 1500 की है, मैं देखता हूँ 3 दिन के बाद ना ये ट्रेन की टिकट 1000 रुपये की, मैं बोलता हूँ ये 1000 वाली पे जाता हूँ। हम लोग इस चीज़ हिसाब से चलते हैं मिडिल क्लास वाले। तो वो इलास्टिक होता है, अगर उनको देखते हैं, अगर उनका प्राइस बढ़ना नहीं चाहिए, वो प्राइस उनका कम ही रहता है। इधर इलास्टिसिटी क्योंकि लेस देन, इधर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, चलो भाई आगे आ जाओ। इट शुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द बायर्स ऑफ लो। यार एक चीज़ याद रखना, समझ लो अब जब यहाँ पर समझ लो ये चीज़ 100 की है ना, यहाँ 80 की है, और यार ये नहीं होना चाहिए कि ये बंदा यहाँ से 80 का सामान लगा के यहाँ पर 100 का बेच दे। रीसेलिंग नहीं होनी चाहिए, रीसेल नहीं कर सकते हम प्रोडक्ट को, ये भी कंडीशन है। ठीक है, कि बेचूँ ना मैं, रीसेल नहीं कर सकूँ एक ही चीज़ को। चलो भाई आगे आ जाओ। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट चार्जेज हायर प्राइस इन मार्केट विच इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। प्राइस ज़्यादा कहाँ है? जहाँ इन इलास्टिक है, जहाँ पर प्राइस को चेंज के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता डिमांड को, वो याद रख लेना। यही आ गया चीज़ इधर लिखी हुई। अब देखो यहाँ पर मैंने पूरा एग्जाम्पल पता क्या दिया हुआ, देखो ये पूरा इतना बड़ा एग्जाम्पल लिखा ना मैंने, वो यही समझा रहा। देखो एक मार्केट है जहाँ 2400 रुपये प्राइस है, एक मार्केट है जहाँ 15 रुपये प्राइस है। अब होता क्या है, इसको भी छोड़ दो, इधर से ही पढ़ के बताता हूँ यार। इट इज़ प्रॉफिटेबल फॉर मोनोपोलिस्ट टू ट्रांसफर सम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट ए टू बी। अब देखो ये है ना, ये देखो, अब देखो आप इलास्टिसिटी यहाँ ज़्यादा कहाँ है? इलास्टिसिटी सर 24 पे ज़्यादा है। हाँ सर 24 वाले पे ज़्यादा है इलास्टिसिटी, इतना तो हम समझ गए कि हाँ भाई एक जगह 15 है, एक जगह 24 है। ओके सर, अब हुआ क्या, मोनोपोलिस्ट अपना मार्केट ए से बी में थोड़ा कर सकता है क्योंकि इलास्टिसिटी हाई है,
और एम आर ज़्यादा है, इधर इलास्टिसिटी हाई है, एम आर ज़्यादा है, ठीक है। अब वो 1 यूनिट फ्रॉम ए टू बी, यहाँ से वो यहाँ बेचता है। द लॉस इन रेवेन्यू 15 विल बी मोर देन गेन। अब देखो समझ लो यहाँ उसके पास 50 प्रोडक्ट था, यहाँ पर उसके पास 50 प्रोडक्ट है, यहाँ उसको ना 24 रुपये मिल रहे हैं, मतलब कि 50 इंटू 24 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाए 20, 1200 एग्जाम्पल। यहाँ 50 है, यहाँ 750 रुपये मिल रहे हैं उसको। अब वो बोलता है यार थोड़ा लालच करता हूँ, मैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता हूँ। वो यहाँ से ना एक प्रोडक्ट बेचता है 1, यहाँ से 2 बेचता है, 3 अब वो देखता है कि हाँ भाई मेरे को यहाँ से 15 का नुकसान, बेशक यहाँ पर मुझे नुकसान थोड़ा सा हो रहा है कि यहाँ पर सामान है, लेकिन मेरे को 9 रुपये का ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है कि हाँ भाई मुझे यहाँ 15 की जगह 24 रुपये मिल रहे हैं, आप मेरे को 9 रुपये का तो प्रॉफिट हो रहा है। इट मीन्स ये जो प्रॉफिट है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए वो कर रहा है वो चीज़ कि हाँ भाई द गेन विल रेवेन्यू विल बी 9 रुपीज़। अब देखो व्हेन यूनिट्स आर ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी द प्राइस इन द मार्केट ए विल राइज एंड फॉल इन बी। अब यहाँ पर तो प्रोडक्ट कम हो रहे हैं ना, यहाँ पर 50 थे, यहाँ 49 हुए, 48 हुए, अब ऑब्वियसली यहाँ प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्राइस यहाँ बढ़ाना शुरू कर दूंगा मैं, ठीक है। और यहाँ पर प्राइस, अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ 50 थे, यहाँ पर समझ लो 60 हो गए, यहाँ 40 हो गए, 60 वाले में यहाँ प्राइस कम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मैं चाहता हूँ और बिके सामान, और बिकना चाहिए। मोनोपोली इज नाउ डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन मार्केट ए एंड बी। सामने तो पता चला डिस्क्रिमिनेशन हो रही है भाई, ठीक है, पैसों के बेस पे, लेकिन इस पर लिमिट है भाई, कितने प्रोडक्ट मैं भेज दूंगा। अभी ये थोड़ी कि 50 के 50 यहाँ भेज दी, यहाँ तो मैं फिर ठेंगा हो जाएगा मेरा, यहाँ से तो मेरे फिर शेयर ही खत्म हो जाएंगे ना, लोग बोलेंगे ये फ़ायदा कुछ नहीं है। अब ये लिमिट जब रीच कर देती है, मार्जिन रेवेन्यूज इन द टू मार्केट्स बिकम इक्वल, जैसे ही मार्जिन रेवेन्यू ऑफ ए इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू ऑफ बी होगा, ये जैसे इक्वल हो गया ना, तो ये प्रॉफिट जो है ना, जो मैं कह रहा हूँ ना, ये जो प्रॉफिट कमा रहा है 9 रुपये का, ये खत्म हो जाएगा। प्रॉफिट विल डाई, प्रॉफिट विल डाई, ये याद रख लो भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। जैसे ही वंस दिस लिमिट इज रीच्ड मार्जिन रेवेन्यूज इन द टू मार्केट्स बिकम इक्वल, इट विल नो लॉन्गर बी प्रॉफिटेबल टू शिफ्ट मोर आउटपुट। फायदा कोई नहीं है फिर आउटपुट भेजने का। अगर समझ लो ये 15 से हो गया आपका 19 और ये 24 से हो गया 19, तो भाई फिर क्यों मैं भेजूंगा। अब तो ऑब्वियसली बात है, मुझे दोनों जगह सेम रेवेन्यू मिल रहा है, अब तो मैं भेजूंगा तो प्रॉफिट मेरे को अर्न नहीं होगा, ठीक है। यही चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। चलो भाई आ जाओ आगे, थोड़ा लंबा चैप्टर है यार ये, मैं मानता हूँ। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की जाती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, सरप्लस स्टॉक अपना ख़त्म करने के लिए, जो एक्स्ट्रा स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है वो ख़त्म करना है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंजॉय करने के लिए क्योंकि यहाँ पर हमको ज़्यादा पैसा और ज़्यादा मिल जाएगा, फॉरेन मार्केट कैप्चर करने के लिए, और लास्टली सिक्योर इक्विटी थ्रू प्राइसिंग। इंपॉर्टेंट है 500 पॉइंट्स, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। अब आगे हम डिग्रीज। ए डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वॉज गिवन बाय ये इंसान है भाई, इसने दी डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसने बोला 3 डिग्री हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, 3 डिग्रियाँ होंगी, आराम से रीड करके समझेंगे। द मोनोपोलिस्ट सेपरेट्स द मार्केट इनटू ईच इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड चार्जेस देम द प्राइस दे आर विलिंग एंड एबल टू पे। ओके, उतने ही पैसे लिए जितना कंज्यूमर दे सकता है, एंड देयर बाय एक्सट्रैक्ट देयर एंटायर कंज्यूमर सरप्लस। मतलब कि एक प्रोडक्ट है, अब मेरे को फीवर हुआ है, मैं डॉक्टर पास जाऊंगा ना, डॉक्टर मेरे से 1000 रुपये भी ले सकता है, डॉक्टर मेरे से 2000 भी ले सकता है। यही बात है कि हाँ भाई उसने हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से अपने चीज़ को बांटा हुआ है इंडिविजुअल के। हाँ भाई इसने रोलेक्स डाली है, इसे 2000 लूँगा, अच्छा ये नॉर्मल बंदा है चप्पल डाल के है, इससे 500 ले लूँगा, अच्छा ये नॉर्मल मिडिल क्लास लगता है, इससे मैं 1500 ले लूँगा। वो चीज़ आती है ऐसे। उसने किया क्या, मार्केट को इंडिविजुअल के हिसाब से बांटा और उससे वही पैसे ले जो वो विलिंग है और एबल है देने के लिए। जैसे कि ऑक्शन की बात करो, जैसे कोई आप बोलते हैं ना कि भाई 0001 नंबर लगाना गाड़ी पे अपनी, ये नंबर जो है ऑक्शन पे क्या करते हैं हम लोग, बिड करते हैं भाई, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, विलिंग भी है और एबल भी है देने के लिए। RTO वाले तो इसकी मोनोपोली रखते हैं ना, नंबर वही दे सकते हैं। हर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को देख के मैंने किया। चलो भाई, अब जब इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया तो उसके बाद ना फिर वो सेकेंड डिग्री में पहुंचता है। सेकेंड डिग्री क्या है, डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज फ्रॉम डिफरेंट क्वांटिटी सोल्ड। अब मैं क्वांटिटी पे खेलूंगा, पहले मैंने कंज्यूमर से खेला, अब मैं क्वांटिटी से खेलना शुरू हो गया हूँ। 1 सोप 50 रुपए का, 3 सोप 140 रुपए के,
समझ रहे हो? द मोनोपोलिस्ट विल टेक अवे द ओनली पार्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। अब इससे क्या हुआ, इधर उसने थोड़े ही पैसे लिए, इधर तो उसने लूटा ना, इसने इंटायर कंज्यूमर सरप्लस लिया है। ये याद रखना, पेपर में पूछे कि इंटायर कंज्यूमर सरप्लस कहाँ लिया जाता है, आप बोलोगे फर्स्ट डिग्री के अंदर। अगर बोले कि हाँ भाई पार्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस कहाँ लिया था, आप बोलोगे सेकंड डिग्री में सर, कि पार्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस लिया गया है सर यहाँ पर, कि उसने क्वांटिटी के ऊपर गेम खेली है हमारे साथ। दो जगह, डिफरेंट कंज्यूमर पे डिफरेंट प्राइस इफ दे बाय डिफरेंट क्वांटिटी, ऑब्वियसली लार्जर क्वांटिटीज आर अवेलेबल एट लोअर प्राइस, जैसे फैमिली पैक लिया सोप का, हाँ तो ऑब्वियसली बात। ईच कंज्यूमर पे डिफरेंट प्राइस फॉर कॉन्सिक्यूटिव परचेज, कभी कभी क्या होता है कॉन्सिक्यूटिव परचेज के ऊपर दो कंडीशनें क्या है, कि यहाँ वो क्वांटिटी के ऊपर डिफरेंट क्वांटिटी पर डिफरेंट प्राइस देगा, या फिर वो रिपीट परचेज कर रहा है अपनी, ठीक है, कंसिक्यूटिव परचेज कर रहा है, वापस परचेज के। जैसे कि होता क्या है, बिजली का बिल आपको पता है कि लाइटें घर की बंद करके जाओ तब भी 100 रुपये आएगा 100 रुपये तो देने ही देने हैं ना, उसने आपसे लेना है। अब वो बोलते जितनी आप यूजेज करो, लाइटें जान की सब कुछ की, आपका बिल 500 आ गया ना, मतलब 400 रुपये आपने एक्स्ट्रा यूजेज की, अब इसके एक्स्ट्रा जो यूज़ करे उसके पैसे ले रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो भाई आगे, फिर आता है थर्ड डिग्री, पुलिस वालों वाली थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री बड़ी गलत होती है ये। थर्ड डिग्री क्या है, प्राइस वेरीज बाय एट्रीब्यूट सच एज लोकेशन के ऊपर अब डिपेंड करना शुरू हो गया भाई। जो मोनोपोलिस्ट है वो लोकेशन के ऊपर गेम खेल रहा है, कि दिल्ली में अलग प्राइस है, बॉम्बे में अलग प्राइस है, ठीक है। मैं बोलता हूँ आपको, जैसे हम रेलवे का एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल रेलवे, रेलवे का एग्जांपल देखो क्या, नॉर्मल टिकट 1500 की दे रहा है वो, सीनियर सिटीजन को बोल दो 1300 की ले लो भाई, कोई डिसेबल है 1000 रुपये की ले लो भैया, बच्चा है भैया 800 की ले लो भैया। अब ये जो चीज़ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि हेयर द मोनोपोलिस्ट विल डिवाइड द कंज्यूमर इनटू सेपरेट सब मार्केट्स एंड डिफरेंट चार्ज डिफरेंट प्राइस। ओल्ड एज अलग रखे हैं, चिल्ड्रन अलग रखे हैं, टीनेजर्स अलग रखे हैं, मैरिड अलग रखे हैं, ये सबको डिवाइड किया मैंने इसके अंदर। अब कि भाई तुम सबको अलग अलग तरीके से लूटूंगा मैं, तुम सबसे अलग अलग तरीके से पैसे कमाऊंगा, ठीक है। जहां पर वो सब मार्केट बनाता है सेपरेट, पहले में इंडिविजुअल है, दूसरे के अंदर क्वांटिटी है, तीसरे के ऊपर सेपरेट सेपरेट सब मार्केट पे बात की जा रही है, ठीक है। अब आगे हम इक्विलिब्रियम पे सर, ये इतनी लंबी जो मैंने कहानी लिखी है ना, ठीक है, इस इतनी बड़ी लंबी कहानी में ना मैंने एक ही चीज़ बतानी है आपको, और वो एक चीज़ पता है क्या, देखो पहली चीज़ मैं आपसे तब से बात कर रहा था कि सब मार्केट बनानी है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया ना एग्जांपल आपको, सॉरी ऊपर मैंने एग्जांपल दिया, मार्केट ए है मार्केट बी है, ठीक है, इधर 15 थी इलास्टिसिटी, इधर 24 थी, ये एग्जांपल था। अब मुझे अगर, अब देखो हमको इतनी चीज़ पता है कि मोनोपोली के अंदर एक सिंगल फर्म है, वन फर्म, अब यही एक फर्म है जो इंडस्ट्री बना रही है, तो अगर मुझे इंडस्ट्री का कर्व निकालना ना, तो मैं इन दोनों को ऐड कर लूंगा, इसको और इसको मैंने ऐसे ऐड किया तो ये इंडस्ट्री का निकल गया। एक मार्केट को दूसरी, एक फर्म, एक मार्केट का एक एरिया, दूसरा आइडिया, इस दोनों को ऐड किया तो मेरा इंडस्ट्री का फर्म, इंडस्ट्री का कर्व निकल जाएगा। चीज़ वही रहेगी, कंडीशन सेम है, एम सी इज इक्वल टू एम आर होना चाहिए और एम सी मस्ट बी राइजिंग होना चाहिए। अब लास्टली इसके अंदर क्या बात आई कि यहाँ एग्रीगेट एम आर इज ऑब्टेन्ड बाय समिंग अप लेटरली द एम आर कर्व्स ऑफ सब मार्केट, मतलब इन दोनों को मैंने प्लस किया तो ये निकल गया मेरा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों जगह पे जो आउटपुट है और दोनों जगह पे प्राइस है वो डिफरेंट है। जहां पर इनइलास्टिक है वहां प्राइस ज़्यादा रहेगा, जहां पर इलास्टिक है वहां प्राइस कम रहेगा, याद रखना। इनइलास्टिक, अब देखो इन दोनों ही जगह पे आप एक चीज़ देखो, ये देखो अब यहाँ पर अगर बात की, ये M1 क्वांटिटी है, M2 क्वांटिटी है, यहाँ प्राइस ज़्यादा है, यहाँ प्राइस कम है। देखो ना, ये प्राइस की अगर मैं ऐसे खींचूँ, यहाँ प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब दिस इज एन इनइलास्टिक मार्केट, इधर इतना से चेंजेस से फर्क नहीं पड़ रहा, दिस इज एन इलास्टिक मार्केट। यही चीज़ है पूरे में मोनोपोली के अंदर, प्राइस ज़्यादा कहाँ लगाते हैं जहाँ पर इनइलास्टिक होता है, प्राइस कम कहाँ लगाते हैं जहाँ पर इलास्टिक होता है, पहली चीज़। उस हिसाब से क्वांटिटी भी जहाँ इनइलास्टिक होगा वहाँ क्वांटिटी थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू इलास्टिक वाला में, ठीक है, यही चीज़ लिखा हुआ है। तो हमने आउटपुट कैसे निकाला है, टोटल आउटपुट इज इक्वल टू OM1 प्लस OM2, मतलब कि इन दोनों को प्लस करके ये निकला है पहली चीज़। ये देखो ना, ये एज कम्पेयर टू सब बाकी दोनों से ये दोनों को ऐड करके इतना चौड़ा बना है, ये इतना इतना एरिया है, ठीक है। दूसरी चीज़
प्राइस विल बी हायर इन मार्केट वेयर द डिमांड इज लेस इलास्टिक, मतलब इन इलास्टिक जहां पर है वहां पर प्राइस ज्यादा है। पूरी कहानी में एक ही चीज, तो ही ये लिखा हुआ था मैंने, और कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब आ गए हम इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ मोनोपोली में। इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या है? मोनोपोली रिड्यूसेस एग्रीगेट इकोनॉमिक वेलफेयर, इंपॉर्टेंट है। मोनोपोलीज चार्ज हाई प्राइसेस एंड प्रोड्यूस लोअर लेवल्स ऑफ आउटपुट दैट वुड एग्जिस्ट इफ द प्रोडक्ट्स वर प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी। अब होता क्या, उनको चाहिए प्राइस ज़्यादा। देखना मोनोपोली ना कभी भी ना उस ऑप्टिमम, एक होता है ना कि ऑप्टिमम फर्म नहीं होती है, वो उस पर काम करती है कि उसको पता है कि हाँ भाई मैं इतना जितना ही प्रोड्यूस करूँ, मैं ही राजा हूँ, मैं ही मंत्री हूँ, मेरी मर्जी चलेगी, जो मर्जी मैं करूँ मैं कर सकता हूँ। तो यही बात वो करता है, हायर प्राइस वो चार्ज करता, आउटपुट का उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है लॉन्ग रन में। सुपर नॉर्मल है यार, इकोनॉमिक मतलब सुपर नॉर्मल है, लॉन्ग रन में कुछ भी कमा सकता है वो। मोनोपोली प्राइसेस एक्सीड मार्जिनल कॉस्ट, मैंने स्टार्टिंग में बताया था सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अगर कमाना है उसने, एसएनपी कमाना है, तो वो उसका प्राइस ज़्यादा होगा, प्राइस ऑब्वियसली बात है उसका बहुत ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा मार्जिनल कॉस्ट है। प्राइस मतलब कि एसी या एआर बोल लो, ठीक है। चलो भाई, मोनोपोली स्ट्रिक्ट कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर पास चॉइस नहीं है। ट्रेन केस, ट्रेन की चॉइस ट्रेन ही है भाई, प्लेन नहीं ले सकता वो, ट्रेन मतलब ट्रेन होता है। ट्रेन में चॉइस क्या है, उसके पास राजधानी की भी टिकट उतने की है, अगर आप दूसरी ट्रेन लो दुरंतो वंदे भारत, सबकी ट्रेन टिकट सबसे 200 120 का फर्क आता है सब में, ठीक है। अब वो अनजस्ट मीन्स यूज करता है बैरियर्स क्रिएट करने के लिए, भाई वो नहीं चाहता दूसरा बंदा है, वो इतना पैसा लगाता है, वो बोलता कोई आ ही ना पाए, वो भी है एक। उसके बाद फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे खासे होते हैं जो उसको पावरफुल पोजीशन पे लेके आता है, ऑब्वियसली। मोनोपोलिस्ट डू नॉट हैव नेसेसिटी टू इंट्रोड्यूस एफिशिएंट ऑन इनोवेशन, ऑब्वियसली यार मोनोपोली बोलती है मैं कह रहा, रेलवे ने क्या इनोवेशन की, कितना टाइम लगा उसको इतनी इनोवेशन करने में। आज भी हम देखते हैं रेलवे स्टेशन कितने गंदे हैं, वो उसको पता लोगों ने ट्रैवल करना है ट्रेन में यार, तो वो इनोवेशन ये वो इतना ज़्यादा फिक्र नहीं करते वो लोग। तीसरा, मोनोपोलीज आर एबल टू यूज देयर मोनोपोली पावर टू ले लो प्राइसेस, वो बोलते हैं भाई हम ही यहाँ तेरे, तू हमें ही सामान दे सकता है, देख ले। अब ऑब्वियसली बात, अगर मैं ही ये बनाता हूँ, मुझे ही चाहिए, तू मेरे लिए खुला, अगर तू मेरे को 200 का बेच रहा, तू मेरे को 150 का दे भाई, मैं सप्लायर को कंट्रोल कर सकता हूँ। लास्टली, economy is likely to suffer from any X efficiency, means any efficiency which is the loss of management efficiency associated with markets where competition is limited। ऑब्वियसली बात है, जब अब मोनोपोली के लिए कंपटीशन तो है नहीं, तो उसको इनोवेशन तो करनी नहीं है, उसको उससे बेटर तो लगना नहीं है, तो इसलिए वो कुछ भी कर लेता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ये वाली चीज़। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए वीडियो के, तो बेल आइकन को टिंग टिंग कर दो, बेल आइकन दबाओगे रेगुलर वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। टिल देन अपना ध्यान रखो, मॉड्यूल को पढ़ते रहो, ध्यान से करो, इकोनॉमिक्स आपका इजी सब्जेक्ट है, एमसीक्यू के अंदर आपके 95 प्लस मैंने आपको बोल दिया है, वो मेरी टेंशन है, सिक्योर मैं करके दूंगा। टिल देन अपना ध्यान रखो, थैंक यू वेरी मच।